अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता एपिसोड 21। प्लीज़ लाइक द वीडियो। जब टॉर्च बुझाने के बाद दोबारा गहरी तारीकी छा गई तब मैंने एक खास बात देखी। उस अजनबी की आंखें अंधेरे में जंगली बिल्ले की तरह चमक रही थीं। मैं तो समझ रहा था कि उसने किसी साइंसदान की इजाद की हुई अंधेरे में देखने वाली ऐनक पहन रखी है, लेकिन वहां तो उसकी आंखें ही बता रही थीं कि वो अंधेरे में देखने की कुदरती सलाहियत रखता है। मैंने उसे एक हल्की सी ठोकर मारकर कहा, उठो जंगली बिल्ले और अपने आदमियों से कहो कि कॉटेज का लैंप रोशन कर दें। वह तकलीफ की शिद्दत से कराहते हुए बोला, मेरी दोनों टांगों पर गोलियां लगी हैं, मैं उठ नहीं सकता। कोई बात नहीं, पहले अपने आदमियों से लैंप रोशन करने के लिए कहो, फिर वो तुम्हें उठाकर कॉटेज में ले जाएंगे। वो दोनों हाथ जमीन पर टेक कर बैठ गया, फिर बुलंद आवाज से मुकामी जुबान में कुछ कहने लगा। मैं मुतमईन था कि सोनिया उनकी बातों को समझ रही है। वो कुछ कहने के बाद मुझसे मुखातिब हुआ, मिस्टर, यहाँ के लोग अंग्रेजी जुबान नहीं समझते, इसलिए मैंने उनकी जुबान में उन्हें समझा दिया है कि वो तुम्हारे हुक्म की तामील करें। मेरा ख्याल है कि तुम ये जुबान समझते होगे। नहीं, हम ये जुबान नहीं जानते। पता नहीं तुमने इस जुबान में हमें कितनी गालियां दी हैं। मैंने तुम दोनों के खिलाफ कुछ नहीं कहा, मुझ पर एतमाद करो। जरूर, हम तो एतमाद कर रहे हैं, मगर यह भी समझ लो कि हमारा एतमाद आइंदा भी तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा। दूर कॉटेज में जब लैंप रोशन हो गया तो सोनिया ने मुझसे कहा, अब इसके आदमी से उठाने आएंगे, लिहाजा हम इससे जरा दूर खड़े रहेंगे। फरहाद, तुम इधर चले आओ। मैं सोनिया के पास आ गया। वो इस जख्मी से जरा और दूर हटकर आहिस्तगी से बोली, ये कमबख्त मुकामी जुबान में कह रहा था कि लैंप रोशन करने से पहले दो आदमी स्टेन गन लेकर कॉटेज के अंदर छुप जाएं। अब लैंप रोशन हो चुका है, वो आदमी यकीनन वहां छुपे हैं। अब बताओ क्या करना चाहते हो। मैं कॉटेज की तरफ देखने लगा। वहां से चार आदमी स्ट्रेचर लेकर अपने जख्मी साहब को उठाने आ रहे थे। मैंने भी आहिस्तगी से कहा, करना क्या है। उन दो चूहों को उनके बिल से निकालना है। सोनिया ने मेरे बाजू से लगकर पूछा, क्या मैं ये जाहिर कर दूं कि मैं इनकी जुबान जानती हूं। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। इन्हें यही समझने दो कि इनकी जुबान हमारे पल्ले नहीं पड़ती। जब हम कॉटेज के सामने पहुंचेंगे तो इस जख्मी को कॉटेज के अंदर जाने से रोक देंगे। तुम इसे यही फरेब देना कि तुम सिर्फ अंधेरे में ही नहीं, रोशनी में भी छुपे हुए लोगों को देख लेती हो। अब इस जख्मी गैंडे को उठाकर स्ट्रेचर पर डाला जा रहा था। मैंने और सोनिया ने उन्हें स्टेन गन से कवर करते हुए कहा, इसे उठाकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो। अगर हमारी मर्जी के खिलाफ किसी ने कोई हरकत की तो हम बेदरेग फायरिंग शुरू कर देंगे। वो हमारे हुक्म के मुताबिक स्ट्रेचर उठाकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। कॉटेज के बरामदे में पहुंचकर सोनिया ने अचानक ही हुक्म दिया, ठहर जाओ, स्ट्रेचर को यहीं बरामदे में रख दो। वो जख्मी गैंडा सवालिया नजरों से सोनिया को देखने लगा। सोनिया ने कहा, तुम सिर्फ अंधेरे में छुपे हुए दुश्मनों को देख सकते हो, जबकि मैं अपने कबीले के दस्तूर के मुताबिक दुश्मन के एक रुमाल के जरिए रोशनी में भी छुपे हुए दुश्मनों को देख सकती हूं। इस कॉटेज के अंदर तुम्हारे दो आदमी छुपे हुए हैं। अगर वो फौरन ही बाहर ना आए तो मैं तुम्हें इस स्टेन गन से भून कर रख दूंगी। वो बड़ी बेबसी से स्टेन गन की तरफ देखने लगा। उसका मुंह हैरत से खुला हुआ था कि ये लड़की है क्या भला। मैंने उसके खुले हुए मुंह में स्टेन गन की नाल को ठूंसते हुए कहा, सोचते क्या हो, क्या मरना चाहते हो। वो दहशतज़दा होकर इनकार में सर हिलाने लगा। मैंने उसके मुंह से स्टेन गन की नाल निकाल ली तो उसने थर्राती हुई आवाज में कहा, जॉर्ज, माइक, तुम दोनों अपने हाथ उठाकर फौरन बाहर आ जाओ। उसका हुक्म सुनते ही कॉटेज के अंदर बुड़बुड़ाहट की आवाज सुनाई दी। इसके बाद दो सुरख चेहरों वाले अंग्रेज अपना हाथ उठाकर बाहर आ गए। इसके बाद मैंने मुकामी आदमियों से कहा कि वो जख्मी को उठाकर अंदर ले जाएं। वो अंग्रेजी जुबान तो ना समझ सके, मगर मेरे हाथ का इशारा समझकर उसे अंदर ले जाने लगे। मैंने आगे बढ़कर जॉर्ज और माइक की तलाशी ली। एक की जेब से चाकू और दूसरे की जेब से छोटा सा पिस्तौल निकला। मैंने दोनों चीजों को अपने कब्जे में लेते हुए कहा, तुम दोनों यहां खड़े रहो। अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो हम तुम्हारे बॉस को खत्म कर देंगे। उनमें से एक ने कहा, वो बहुत जख्मी है, हमें मरहम पट्टी करने दो। जरूर करना, अभी हम तुम्हें अंदर बुलाएंगे। मैं उन्हें वहीं छोड़कर कॉटेज के अंदर चला गया। सोनिया उन दोनों को स्टेन गन की जद में लिए खड़ी थी। अंदर वो चारों मुकामी बाशिंदे अपने जख्मी साहब को स्ट्रेचर से उठाकर पलंग पर डाल रहे थे। उनके पास हथियार नहीं थे। शायद उनके अंग्रेज आका उन्हें सिर्फ गुलाम बनाए रखने के लिए निहत्ता रखते थे। मैंने उनमें से एक को मुखातिब किया और इशारों की जुबान से समझाया कि वहां कोई दूसरा लैंप हो तो उसे रोशन किया जाए। फौरन ही मेरे हुक्म की तामील की गई। फिर मैंने उसे कहा कि वो लैंप उठाकर मेरे आगे आगे दूसरे कमरे में चले। वो दो कमरों का एक कॉटेज था। मैंने दूसरे कमरे को अच्छी तरह देखने के बाद किचन और बाथरूम को भी देखा। कॉटेज की पिछली तरफ खुलने वाले एक दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया।
इसके बाद जख्मी गैंडे के कमरे में आकर उन 2 स्टेन गनों को अपने कब्जे में ले लिया जिन्हें जॉर्ज और माइक वहां छोड़ गए थे। इसके बाद सोनिया को आवाज दी, सोनिया उन दोनों को अंदर ले आओ, वो अपने हाथों से उसकी मरहम पट्टी करेंगे। वो दोनों अंदर आ गए। सोनिया स्टेन गन उठाए दरवाजे पर खड़ी हो गई। मैंने एक अंग्रेज से पूछा, माइक फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? दूसरे कमरे में, माइक ने जवाब दिया। मैं अभी लेकर आता हूं। मैंने उसके सीने पर स्टेन गन की नाल रखकर उसे पीछे हटाते हुए कहा, इतनी तेजी ना दिखाओ, किसी मुकामी आदमी से कहो वो ले आएगा। माइक ने बेबसी से मुझे घूर कर देखा, फिर पूछा, क्या तुम मरहम पट्टी करोगे? नहीं, मैंने कहा, तुम करोगे। उसने मुझे थैंक यू कहकर एक मुकामी आदमी को फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कहा। पता नहीं वो जुबान कैसी थी कि वो सिर्फ एक फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए बड़ी लंबी बात कर रहा था। जब वो आदमी हुक्म की तामील के लिए चला गया तो मैंने माइक से कहा, तुम उसे कौन सी लंबी चौड़ी बात समझा रहे थे? कुछ नहीं, तुम ख्वामखा शुबा कर रहे हो। मैं उसे समझा रहा था कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा हुआ है ताकि उसे ज्यादा तलाश न करना पड़े। मैंने सोनिया की तरफ देखा, वो मुतमईन नजर आ रही थी। थोड़ी देर में वो दूसरे कमरे से एक बड़ा सा फर्स्ट एड बॉक्स उठा कर ले आया। माइक उसे लेने के लिए फौरन आगे बढ़ा। मैंने ललकार कर कहा, हॉल्ट, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं कि ज्यादा चालाकी ना दिखाओ, चलो पीछे हट जाओ। वो पीछे हटते हुए गुस्से से कहने लगा, एक इंसान जख्मों की तकलीफ से तड़प रहा है, उसे फौरन ही मेडिकल एड मिलना चाहिए और तुम ख्वामखा देर कर रहे हो। तुम मुझे देर करने पर मजबूर कर रहे हो। अगर फौरन ही अपने साथी की मदद करना चाहते हो तो दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। वो मेरी बात मानने पर मजबूर था। जेरे लब बुड़बुड़ाता हुआ दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। उस आदमी ने फर्स्ट एड बॉक्स को पलंग के सरहाने वाली मेज पर रख दिया। मैंने आगे बढ़कर बॉक्स को खोला। उसके मुख्तलिफ खानों में ढेर सारी दवाएं और मरहम पट्टी का सामान रखा हुआ था। मैंने उसके निचले खाने में हाथ डालकर टटोलना चाहा तो बिला तकल्लुफ एक रिवॉल्वर मेरे हाथ में आ गया। मैंने पीछे हटकर उस रिवॉल्वर को खाली किया, कारतूस जेब में रखे, फिर रिवॉल्वर को एक गोशे में फेंक कर कहा, चलो अब इसकी मरहम पट्टी करो। माइक और जॉर्ज ने मुझे गुस्से से देखा, फिर आगे बढ़कर अपने बॉस की एक एक टांग संभाल ली और उसकी मरहम पट्टी करने में मसरूफ हो गए। मैंने पूछा, तुम्हारे इस गैंडे बॉस का नाम क्या है? ये मिस्टर बोल्डमैन है। इस जजीरे में तुम कुल कितने आदमी हो? मुकामी बाशिंदे तकरीबन 50 हैं और हम 3 हैं। मैंने जॉर्ज की गर्दन पर स्टेन गन की नाल रखते हुए कहा, मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। सच सच बताओ, तुम गोरी चमड़ी के लोग तादाद में कितने हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, हम सिर्फ 3 हैं। मैंने स्टेन गन के दस्ते से उसके सर पर एक जरब लगाई। वो बिस्तर से उलटकर फर्श पर जा पड़ा। फिर मैंने माइक से कहा, क्या तुमने हमें अपना रिश्तेदार समझकर साहिल पर अलाव रोशन किया था? हम इतने नादान नहीं हैं कि उस अलाव के सिग्नल को ना समझते। माइक ने सहमी हुई नजरों से मुझे देखते हुए पूछा, क्या तुम बहरी पुलिस के आदमी हो? नहीं, हम भटके हुए मुसाफिर हैं। तुम मेरे सवाल को ना टालो, जवाब दो। माइक ने फर्श पर पड़े हुए जॉर्ज को देखा जो बेहोश हो चुका था। उसे अपना भी अंजाम सामने नजर आया तो उसने कहा, हम कुल 6 आदमी हैं। बाकी 3 आदमी मोटरबोट के जरिए आने वाले थे। फिर वो क्यों नहीं आए? मैं क्या कह सकता हूँ? जब वो आएंगे तो वजह मालूम होगी। बाज़-औक़ात वो लेट हो जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि वो एक रात ना आए तो फिर दूसरी रात को पहुंचते हैं। वो किस मुल्क से आएंगे? वो जवाब देने से हिचकिचाने लगा। उसने अपने बॉस बोल्डमैन की तरफ देखा। बोल्डमैन ने नकाहत से कहा, हमारा कारोबार हांगकांग से होता है। हांगकांग से तुम क्या लाते हो? ये पूछकर तुम क्या करोगे? तुम पुलिस के आदमी तो नहीं हो। मैं सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए पूछ रहा हूँ। तुम दोस्त बनना चाहते हो सकता है कि हम दोस्त बनकर तुम्हारे काम आ सकें। बोल्डमैन ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मैं भी दोस्ती करना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हम थाईलैंड से अफीवन लेकर हांगकांग जाते हैं। हांगकांग में इंडिया से जो चरस आती है उसे हम फार्मूसा और जापान वगैरह की तरफ स्मगल करते हैं। मैंने कहा, इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ बैठकर फार्मूसा और जापान दोनों की बहरी पुलिस से निमटते रहते हो? दोनों से नहीं, बोल्डमैन ने कहा। फार्मूसा की पुलिस को हमने अपने हाथों में कर लिया है। हम उन्हें बड़ी बड़ी रकमें अदा करते हैं। मगर जापान की बहरी पुलिस बहुत सख्त है। अक्सर उससे टकराव होता रहता है। इस वक्त तक उसकी दोनों टांगों की मरहम पट्टी हो चुकी थी। मेरे हुक्म पर एक मुकामी बाशिंदा एक बड़ी सी मजबूत रस्सी ले आया। मैंने अपनी स्टेन गन सोनिया के करीब रखकर जॉर्ज और माइक के हाथ पांव उस रस्सी से बांध दिए। इसके बाद मुकामी बाशिंदों से कहा कि इन्हें घसीटते हुए ले जाकर बाथरूम में बंद कर दें। बोल्डमैन ने इतराज किया, ये क्या हो रहा है मिस्टर? अभी तो तुमने कहा था कि दोस्ती करोगे। हम दोस्ती ही निभा रहे हैं। तुम खुद गौर करो, पहली बार तुमने अंधेरे में देखने वाली सलाहियत से फायदा उठाकर हमें दोस्ती का फरेब देना चाहा।
दूसरी बार हम पर काबू पाने के लिए तुम्हारे 2 आदमी इस कॉटेज में छुप गए। तीसरी बार हमें ख़त्म कर देने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स में रिवॉल्वर रखकर मंगवाया गया। जब दोस्ती के असूल यही हैं तो हमें भी इन्हीं असूलों पर चलने दो। उसे माकूल जवाब देकर मैं बाथरूम की तरफ गया। जॉर्ज अभी तक बेहोश था। माइक मुकामी आदमियों से उनकी जुबान में कुछ कह रहा था, शायद अपने हाथ पांव खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन वो लोग सहमे हुए एक तरफ खड़े हुए थे। अगरचे वो अंग्रेज उनके आका थे, लेकिन हाकिम तो वही होता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। इसलिए मेरा हुक्म चल रहा था। मेरे सामने उन दोनों को छोटे से बाथरूम में ठूंस दिया गया। उनके मुंह में कपड़े भी ठूंस दिए गए और ऊपर से पट्टी बांध दी गई। मैंने बाथरूम के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। जब मैं उन आदमियों के साथ दूसरे कमरे में आया तो बोल्ड मैन आंखें बंद किए लेटा हुआ था। मैंने उससे पूछा, ये तुम बार बार अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हो? क्या तकलीफ ज़्यादा हो रही है? हाँ, तकलीफ की शिद्दत से बार बार आंखें बंद हो जाती हैं। मैंने कहा, ज़रा अपनी आंखें खोलो, मैं इन्हें गौर से देखना चाहता हूँ। उसने आंखें खोल दी मगर ज़्यादा देर तक खुली ना रख सका। जब आंखें दूसरी बार बंद हो गई तो मैंने कहा, उल्लू रोशनी में नहीं देख सकता, इसी तरह तुम भी लैंप की रोशनी में आंखें बंद कर लेते हो। मुझे बताओ कि तुम दिन के वक्त कैसे देखते हो? मैं दिन के वक्त तारीक शीशों की ऐनक लगाए रखता हूँ। मैंने कहा, तुम्हारी आंखें बड़ी अजीब हैं, मैं इन्हें निकालकर साइंसदान को तजुर्बे के लिए दूंगा। उसने घबराकर आंखें खोल दी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह जुल्म है। किसी जिंदा इंसान की आंखें निकालकर तजुर्बा नहीं किया जाता। तुम अपनी आंखें निकालकर तजुर्बे के लिए दोगे तो सारी इंसानियत का भला हो सकता है। हो सकता है कि डॉक्टर वगैरह तजुर्बात के बाद ऑपरेशन के जरिए इंसानों की आंखों में भी यही सलाहियतें पैदा कर दें। इस तरह सारी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। मैंने मुकामी आदमियों से कहा कि बोल्डमैन के दोनों हाथ पलंग से बांध दें। यह कहकर मैंने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। मैं उसकी आंखें नहीं निकालना चाहता था, सिर्फ दहशत ज़दा करना चाहता था। उसके दिमाग में ये बात नक्श करना चाहता था कि मैं कितना जालिम हूँ। मैं किसी वक्त भी कोई भी जालिमाना हरकत से बाज नहीं आ सकता। उसे खौफजदा करने के बाद मैं ये पूछना चाहता था कि यहाँ सिर्फ 6 आदमी जापान की मुनज़्ज़म बहरी पुलिस का मुकाबला किस तरह करते हैं। लेकिन मेरे खौफ से वो पहले ही लरसते हुए बोला, मेरी आंखें ना निकालो, मैं सच बता देता हूँ। मेरी आंखें आम इंसानों जैसी हैं। यह जो तुम देख रहे हो ये एक्स्ट्रा आई है। रात के वक्त मैं इन्हें अपनी आंखों में सेट कर लेता हूँ। मैं और सोनिया एक दूसरे को मुस्कुराकर देखने लगे। फिर सोनिया ने कहा, क्यों फरहाद? मैंने कहा था, ऐनक ना सही, लेंस ही सही। साइंसदानों ने अंधेरे में अंधेपन का इलाज ढूंढ निकाला है। मैंने बोल्डमैन की तरफ देखते हुए कहा, जरा ये आई लेंस अपनी आंखों से निकाल लो, मैं देखना चाहता हूँ। मैंने 2 आदमियों से कहा कि उसके हाथ खोल दिए जाएं। वो बहुत मजबूर था, मेरे किसी हुक्म से इनकार नहीं कर सकता था। उसने वो आई लेंस अपनी आंखों से निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने उन्हें लेकर रुमाल से साफ किया। मैं पहले भी आई लेंस इस्तेमाल करता था और इन्हें आंखों में लगाने का तरीका जानता था। मैंने ज़रा कोशिश के बाद उन्हें अपनी दोनों आंखों में सेट कर लिया। फिर दरवाजे पर आकर बाहर दूर तक फैली हुई तारीकी में देखने लगा। वाकई इंसान का दिमाग कैसी कैसी हैरत अंगेज चीज़ें ईजाद कर लेता है। आदम की औलाद से शैतान भी पनाह मांगता है। अगर दूर तक फैली हुई तारीकी में कहीं कोई शैतान छुपा होता तो मैं उसे भी देख लेता, क्योंकि हद्दे नज़र तक मुझे हर चीज़ वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। मेरी आंखों के सामने दिन का उजाला तो नहीं था, मगर दूर तक हल्की हल्की नीली नीली सी रोशनी थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे ख्वाबगाह में हल्की नीली ख्वाब आवर रोशनी होती है। सोनिया ने दरवाजे के पास आकर मुझसे पूछा, क्या वाकई तुम्हें नजर आ रहा है? हाँ, मेरी निगाहों के सामने बहुत खूबसूरत मंजर है। मालूम होता है कि पूरे जजीरे में ख्वाबगाह की तरह हल्की नीली राजदार रोशनी फैली हुई है। चलो अच्छा है, एक अच्छी चीज़ हाथ आ गई। अब सोचो आगे क्या करना है। मैंने उसे अपने करीब खींचकर आहिस्तगी से कहा, यहाँ तो तुम ही ज़्यादा काम दिखा सकती हो। हमें यह मालूम हो चुका है कि इनके अलावा 3 आदमी और हैं जो किसी वक्त भी यहाँ पहुँच सकते हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ जो 3 अंग्रेज़ मौजूद हैं, तुम उनकी बू से आशना हो चुकी हो। हाँ, ये तीनों कहीं भी जाएंगे तो मैं इनकी बू से इन्हें तलाश कर लूँगी। तो फिर तुम्हें इन तीनों आदमियों की बू को भी पा लेना चाहिए जो यहाँ मौजूद नहीं। वो तीनों भी इसी जजीरे में रहते हैं, उनका सामान यहाँ मौजूद होगा। तुम उनके सामान की तलाशी लो, तुम्हें कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो तुम्हें उनकी बू तक पहुँचा देगी। सोनिया मेरी हदायत पर अमल करने के लिए दूसरे कमरे में सामान की तलाशी लेने लगी। इस दौरान मैं बोल्डमैन से बातें करता रहा। मैंने उससे एक अहम सवाल किया, देखो बोल्डमैन, तुम यहाँ सिर्फ 6 मुसल्ला आदमी हो, बाकी मुकामी बाशिंदे निहत्ते बेज़रर और बेचारे से लोग हैं। अब तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम लोग जापान की मुनज़्ज़म बहरी पुलिस का मुकाबला किस तरह करते हो? क्या मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे वक्त तुम्हें कहीं बाहर से मदद पहुंचती है? उसने पहले तो मुझे हिचकिचाते हुए देखा, फिर कहा,
हमें कहाँ से बैरूनी मदद पहुंचेगी? तुम ख्वामखा शुबा कर रहे हो। हकीकत यह है कि यहाँ आसपास जो तीनों जजीरे हैं वो फार्मूसा की हदूद में आते हैं। जापानी पुलिस इधर नहीं आती। जब हम चरस की स्मगलिंग के लिए जापान की तरफ बढ़ते हैं तो खुले समुंदर में कभी कभी बहरी पुलिस से सामना हो जाता है। 2 बार हमारी मोटर बोट पकड़ी गई, मगर हम हर बार बचकर निकल गए। उसके जवाब से मैं किसी हद तक मुतमईन हो गया। इतने में सोनिया दूसरे कमरे से आ गई। उसने दरवाजे के पास मुझे बुलाकर आहिस्तगी से कहा, यहाँ मुझे सिर्फ इन्हीं 3 आदमियों की बू मिल रही है। मेरा ख्याल है कि वो तीनों जो मौजूद नहीं हैं किसी दूसरे कॉटेज में रहते हैं। मैंने पलटकर बोल्डमैन से पूछा तो इस ख्याल की तस्दीक हो गई। मैंने उससे कहा, तुम अपने आदमियों से कहो कि वो इस लड़की को इस कॉटेज में ले जाएं जहां वो तीनों रहते हैं। बोल्डमैन ने एक आदमी से वही बात कह दी। उस आदमी ने आगे बढ़कर सोनिया को अपने साथ चलने के लिए कहा। सोनिया मुझसे टॉर्च लेकर उसके साथ चली गई। उसके जाने के बाद बोल्डमैन ने पूछा, क्या तुम्हारा नाम फ्रॉड है? अभी वो लड़की तुम्हारा यही नाम ले रही थी। मुझे इस बात पर हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, तुमने मेरे नाम की खूब मिट्टी प्लीद की है। चलो मुझे फ्रॉड ही समझ लो। तो क्या ये तुम्हारा नाम नहीं है? हाँ वाकई, मुझसे सुनने में गलती हुई है। कोई भी शख्स अपना नाम फ्रॉड नहीं रख सकता। तुम्हारा नाम शायद फ्राइड है। भाई मैं ईसाई नहीं मुसलमान हूं। मेरा नाम फरहाद है। आई सी, तुम मुहम्मदन हो मिस्टर फरहाद। अच्छा, इस लड़की का क्या नाम है? मेरी सोनिया का नाम सबसे प्यारा है। इस नाम के हुस्न और इसकी शायरीनी को पंजाब के लोग ही बेहतर समझ सकती हैं। इसका नाम सोनिया है। क्या तुम मुझे बताओगे कि सोनिया मेरे रुमाल को पाते ही अंधेरे में कैसे देखने लगी? फिर ये कैसे जान गई कि इस कॉटेज में जॉर्ज और माइक छुपे हुए थे? मुझे शुबा है कि वो मुकामी जुबान जानती है। अगर सोनिया ने मुकामी जुबान समझकर छुपे हुए लोगों को बरामद किया है तो फिर अंधेरे में तुम पर फायरिंग करने के लिए कौन सी मुकामी जुबान सुनी थी? वो लाजवाब होकर मेरा मुंह तकने लगा। मैंने कहा, तुम साइंसी आईलैंड्स इस्तेमाल करने वाले हमारे अकीदों को नहीं समझ सकोगे। हमारे कबीले की लड़कियां एक दुश्मन के रुमाल को हाथ में लेकर दूर दूर तक छुपे हुए बाकी तमाम दुश्मनों का पता बता देती हैं। उसने मरूब होकर सर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया, हम इसे ब्लैक मैजिक कहते हैं। अफ्रीका के विच डॉक्टर भी ऐसे ही कमालात दिखाते हैं। मैंने दिल ही दिल में कहा, हाँ बेटे, तुम इसी तरह अपनी मालूमात में इजाफा करते रहो। उसने थोड़ी देर बाद परेशान होकर कहा, तुम दोनों हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर रहे हो। क्या हमारे दरमियान दोस्ती का मुआहदा नहीं हो सकता? नहीं, मैं सिर्फ एक बार धोखा खाता हूँ, बार बार नहीं। मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि अब कभी धोखा नहीं दूंगा? तुम दिलेर हो और सोनिया ब्लैक मैजिक जानती है। तुम दोनों हमारे लिए इतने कारआमद हो कि हम दुश्मनी कर ही नहीं सकते। मेरे जहन में एक मंसूबा है। अगर तुम दोनों साथ दोगे तो हम जापान की बहरी पुलिस को तिगनी का नाच नचा देंगे। अच्छा, वो कैसे? ऐसे कि हमारे एजेंट जो जापान में हैं, हम उनके जरिए तमाम बहरी पुलिस अफसरों के रुमाल हासिल कर लेंगे और सोनिया के हाथों में दे देंगे। इसके बाद जब भी बहरी पुलिस छापा मारने आएगी, यानी खुले समुद्र में हमें घेरने की कोशिश करेगी, तो सोनिया ब्लैक मैजिक के जरिए हमें बता देगी कि वो किस सिमत से आ रही हैं। वह बहुत ही लजीज किस्म का ख्याली पुलाव पका रहा था। मैंने कहा, बहरी पुलिस किस सिमत से आ रही है ये तो लॉन्च या मोटर बोट की आवाज़ से ही पता चल जाता है। फिर तुम मेरे कबीले की लड़की से काम क्यों लेना चाहते हो? तुम नहीं जानते, उसने कहा। जापान की बहरी पुलिस के पास जदीद तर्ज की बेआवाज़ लॉन्चें और मोटर बोट हैं। वो इतनी खामोशी के साथ आती हैं कि हमें भागना पड़ता है। मैंने पूछा, तुम कैसे भाग सकते हो जबकि वो खामोशी से सर पर आ पहुंचते हैं? उसने एक गहरी सांस लेकर जवाब दिया, हमारे पास भी दिफाई हथकंडे हैं। हमारी लॉन्च और मोटर बोट में ऐसे मकनातीसी आलात हैं जो हमें बता देते हैं कि 100 गज की दूरी पर लोहे का कोई टुकड़ा समुद्र की सतह पर तैर रहा है। हम समझ लेते हैं कि वो पुलिस की लॉन्च या मोटर बोट है। मैंने अपनी रिस्ट वॉच देखी। 1:30 हुए थे। मैं और सोनिया दिन के वक्त बहरी जहाज में खूब सोए थे और खूब आराम किया, इसलिए आधी रात के बाद हम ताज़ा दम थे। अलबत्ता लैंप की रोशनी से मेरी आंखें दुख रही थीं। मैंने बोल्डमैन से कहा कि वो अपनी तारीख शीशों की ऐनक मुझे दे दे, या फिर अंधेरे में रहना पसंद करे, मैं लैंप बुझा दूंगा। उसने कहा, पता नहीं अंधेरे में तुम क्या करोगे, प्लीज़ लैंप ना बुझाओ। मेंटल पीस पर मेरा चश्मा है, उसे पहन लो। मैंने मेंटल पीस के पास जाकर वो चश्मा पहन लिया। इसके बाद लैंप की रोशनी मेरे लिए ठंडी पड़ गई। मैं एक इजी चेयर पर बैठकर सोचने लगा, दुश्मनों के साथ हमारा किस तरह गुजारा होगा। मुझे इस जजीरे में नहीं रहना था। मैं किसी तरह जापान के किसी शहर में पहुंचकर कुछ अरसा के लिए सुकून से रहना चाहता था और अपने माजी को याद करना चाहता था। मैं इजी चेयर पर सीधा बैठ गया। माजी का ख्याल आते ही मुझे मोमी शमें याद आ गई। मैंने बोल्डमैन से पूछा, क्या यहाँ मोमबत्तियाँ मिल सकती हैं? बोल्डमैन ने कहा, यहाँ लैंप मौजूद है, मोमबत्तियाँ क्या करोगे?
मुझे ज़रूरत है। अपने आदमियों से कहो कि वो 1 दर्जन ले आएं। 1 दर्जन क्या, यहाँ एक भी नहीं मिलेगी। क्या तुम देख नहीं रहे हो? इस जजीरे में तेज़ हवाएं चल रही हैं। यहाँ मोमी शमें नहीं जलाई जा सकती। हम कॉटेजों में लैंप रोशन करते हैं और बाहर टॉर्च से काम लेते हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे बड़ी मायूसी हुई। हमने पिछले दिन जहाज़ के एक मुसाफिर से पूछा था, वहाँ भी किसी के पास एक मोमबत्ती नहीं मिली। पता नहीं तकदीर मेरे माजी को कब तक मुझसे छुपाना चाहती थी। सोनिया वापस आ गई। मैं अपनी जगह से उठकर दरवाजे के पास गया ताकि उसकी रिपोर्ट सुन सकूं। सोनिया ने कहा, मैंने बहुत सी मालूमात हासिल की हैं। यहाँ करीब ही जो जजीरे हैं वो स्मगलरों का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर से जो हुक्म मिलता है बोल्डमैन और उसके 5 आदमी उस पर अमल करते हैं। इस जजीरे में चरस का जखीरा छुपा कर रखा जाता है। यूं समझ लो कि यहाँ जो 6 अंग्रेज हैं वो पहरेदार के तौर पर यहाँ रहते हैं। बोल्डमैन की हैसियत महज एक सुपरवाइजर की है। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? मैंने यहाँ के लोगों को बातें करते सुना है। यहाँ तमाम मुकामी बाशिंदों तक खबर पहुँच गई है कि जो मुसल्ला अंग्रेज नाकाबिले शिकस्त नजर आते थे उन्हें तुमने शिकस्त दे दी है। वहाँ बस्ती में हर जगह इसी मौजू पर बातें हो रही हैं। वो कह रहे थे कि अगर हेडक्वार्टर तक इस वाक़े की इत्तला पहुँच गई तो फिर चारों तरफ से हमें घेर लिया जाएगा। मैंने परेशान होकर कहा, इसका मतलब ये है कि हम बुरी तरह फंसने वाले हैं। बेहतर यह है कि पहले ही यहाँ से निकल चलें। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन हम यहाँ से निकलकर कहाँ जाएंगे? मैं सोचने लगा। पासपोर्ट के बगैर तो हम किसी भी मुल्क की बंदरगाह पर कदम नहीं रख सकते। इसी वक्त हमें रात के सन्नाटे में बहुत दूर से मोटरबोट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलटकर बोल्डमैन की तरफ देखा। वो भी आवाज़ सुनकर बिस्तर पर उठ बैठा। उसने कहा, मिस्टर, अब हमारे आदमी आ रही हैं। वो तुम्हें यहाँ से निकलकर जाने नहीं देंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जॉर्ज और माइक को आज़ाद कर दो और उन्हें साथ लेकर आने वालों के इस्तकबाल के लिए साहिल पर चले जाओ। सोनिया बरामदे में खड़ी हुई इधर उधर मुंह घुमाकर गहरी सांसें लेती हुई सूंघ रही थी। उसने मुझे अपने करीब बुलाकर कहा, मैंने दूसरे कॉटेज में जाकर उनके मैले कपड़ों को सूंघा था। अब मैं उन्हीं 3 आदमियों की मुख्तलिफ बू फिजा में सूंघ रही हूँ। इसका मतलब यह है कि बोल्डमैन के वो तीनों आदमी वापस आ गए हैं। अब मोटरबोट की आवाज़ नहीं आ रही थी। इस बात से अंदाज़ा किया जा सकता था कि वो साहिल पर उतर गई हैं और मोटरबोट के इंजन को बंद कर दिया गया है। मैंने कहा, हमें फ़ौरन ही अपनी मोटरबोट तक पहुंचना चाहिए। आओ पहले हम बोल्डमैन को लॉक कर दें। हम दोनों कमरों के अंदर बिस्तर के पास आए और बोल्डमैन को ज़बरदस्ती लिटाकर उसके दोनों हाथ पलंग की पट्टियों से बांधने लगे। मैंने एक मुकामी आदमी को इशारों में समझाया कि वो ताला चाबी ले आए। उसके हाथ बांधने तक 1 ताला और 2 चाबियां आ गईं। हमने मुकामी आदमियों को बाहर निकालकर दरवाजे पर ताला लगाते हुए कहा, तुम लोग अपने घरों को जाओ। हम यहाँ अंधेरे में छुपकर देखते रहेंगे। अगर कोई ताला खोलने या तोड़ने आएगा तो हम उसे शूट कर देंगे। वो इशारों की जुबान समझकर अपने घरों की तरफ चले गए। इसके बाद दूर से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। एक मुकामी बाशिंदा वापस जाते जाते रुक गया और हमारी तरफ यूं देखने लगा जैसे कुछ कहना चाहता हो। मैंने इशारे से पूछा, क्या कहना चाहते हो? हमें इशारे से बताओ, हम समझ जाएंगे। उसने एक हाथ उठाकर पहले साहिल की तरफ इशारा करते हुए ठाई की आवाज़ निकाली, फिर कॉटेज की तरफ इशारा किया। हमारी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता है। मैंने सोनिया से कहा, अब तुम इनकी ज़ुबान में पूछ ही लो, ये हमें कोई अहम बात समझा रहा है। सोनिया ने उसकी ज़ुबान में उससे सवाल किया। पहले तो वो चौंक कर सोनिया को देखता रहा, फिर जवाब में कुछ कहने लगा। सोनिया ने मुझे बताया, अभी साहिल की तरफ से जो फायरिंग हुई है उसका मतलब यह है कि साहिल पर उतरने वाले बोल्डमैन की खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक उन्हें अलाउ का सिग्नल नहीं दिया गया। दूसरा ये कि कोई उनके इस्तकबाल के लिए साहिल पर नहीं गया। ऐसी सूरत में वो खतरा महसूस कर रही हैं। मैंने सोनिया से कहा, तुम इससे पूछो कि फायरिंग के जवाब में खैरियत की इत्तला किस तरह दी जा सकती है। सोनिया उससे पूछने लगी। उसी वक्त एक हल्की सी फायरिंग हुई। जिस तरह माहताब भी आसमान की तरफ परवाज करती है, उसी तरह आग का एक नन्हा सा गोला तारीक फिजा में परवाज करता हुआ बहुत बुलंदी तक गया। फिर उस बुलंदी पर पटाखों की आवाज़ सुनाई दी और उन पटाखों से रंग बिरंगी शुआएं निकलने लगी। उस मुकामी बाशिंदे ने सोनिया से जल्दी जल्दी कुछ कहा, फिर वहां से भाग गया। सोनिया ने मेरा बाजू थाम कर कहा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग चलो। यहाँ जो करीबी जजीरे हैं, यानी उनका जो हेडक्वार्टर है, वहाँ माहताबी के जरिए खतरे की इत्तला पहुँचा दी गई है। अब उन्हें हेडक्वार्टर से मदद पहुँचने वाली है। हम अपनी मोटरबोट को कहाँ छोड़ाए थे, उस सही जगह तक फौरन ही नहीं पहुँच सके, क्योंकि उस वक्त हम अंधेरे में भटकते हुए आए थे और मेरी आंखों पर लेंस भी नहीं चढ़ा हुआ था कि मैं सही रास्ते को पहचान लेता। अब रास्ते नजर आ रहे थे तो मंजिल गुम हो गई। बहरहाल मंजिल को तो तलाश करना ही था, इसलिए हम तेजी से आगे बढ़ते चले गए। अब पोजीशन ये थी कि मैं तारीकी में दूर तक देख सकता था। मैंने तारीक शीशे वाली ऐनक उतार कर जेब में रख ली।
कुछ देर बाद हमें एहसास हुआ कि हम भटक रही हैं। थोड़ी देर बाद हम एक कॉटेज के सामने पहुंचे तो मालूम हुआ कि ये वही कॉटेज है जहां से हम चले थे। मैंने दूर ही से देख लिया, एक शख्स दरवाजे पर लगे हुए ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोनिया को बताया तो वो कहने लगी, मैं अभी ये कहने ही वाली थी कि उन तीनों को अपने तरफ महसूस कर रही हूँ। एक मेरी दाएं तरफ कहीं छुपा हुआ है, दूसरा दाएं तरफ आ रहा है, तीसरे को तुमने सामने दरवाजे पर देख ही लिया है। ठीक है, मैं तुम्हारे दाएं तरफ छुपे हुए दुश्मन को भगाने जा रहा हूँ। तुम पीछे वाले की तरफ फायर करो, सामने वाला आवाज सुनते ही भाग जाएगा। यही हुआ। सोनिया ने पीछे पलटकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ताला तोड़ने वाला उछलकर भागता हुआ कॉटेज के पीछे चला गया। दाएं तरफ सोनिया ने किसी की बू महसूस की थी। वहां दूर एक दरख्त के नीचे एक शख्स ने अपना सर और हाथ निकालकर सोनिया पर फायरिंग करना चाहिए। इससे पहले कि वो सोनिया पर हमला करता, मैंने स्टेन गन का ब्रस्ट मारा। वो गालियां देता हुआ फिर दरख्त के पीछे गुम हो गया। तुम यहां खड़ी रहो, वरना वो गालियां देने वाला जवाबी कार्रवाई कर सकता है। वो लोग नहीं जानते कि मैं उन्हें एंटी डार्क लेंस के जरिए देख सकता हूं। मैं पूरी तरह उसे समझा भी ना सका। अचानक फायरिंग के साथ ही एक गोली उस दरख्त के तने को छीलती हुई वहां आई जहां हम खड़े हुए थे। हमने फायरिंग की सिमत देखा। एक शख्स दौड़ता हुआ दूसरे दरख्त की तरफ जा रहा था। मेरी स्टेन गन के ब्रस्ट ने उसे जमीन पर गिरा दिया। वो लुढ़कता हुआ जरा दूर जाकर सीधा हो गया। उसे गोली नहीं लगी थी, वो सिर्फ दहशतजदा होकर जमीन से चिपक गया था। कॉटेज से उसके साथी की आवाज आई, टोनी होशियार रहो, दुश्मन एंटी डार्क लेंस से तुम्हें देख रहा है। उसकी बात सुनकर दूसरे साथी मोहतात हो गई। मैं सोनिया का हाथ पकड़कर दबे कदमों से चलता हुआ उस दरख्त के पीछे आया जिसके पीछे एक शख्स छुपा खड़ा था। मैं उसे साफ तौर से देख रहा था। इसके बावजूद मैंने उसे नहीं छेड़ा। मेरा मकसद तो सिर्फ अपनी और सोनिया की जान बचाना था। जब हम साहिल के करीब पहुंचने लगे तो कितनी ही मोटरबोट की आवाजें सुनाई देने लगीं। हेडक्वार्टर से बड़ी जबरदस्त इमदाद पहुंच रही थी। जरा सी देर में समुद्र की सतह पर मैंने 4 मोटरबोट को सफेद धब्बों की सूरत में देखा जो दूर थी मगर जजीरे को घेर रही थी। मैं साहिल से दरख्तों के पीछे सोनिया का हाथ पकड़कर भागने लगा। आगे जाकर 2 और मोटरबोट साहिल की तरफ आती हुई दिखाई दी। पता नहीं जजीरे की दूसरी तरफ कितनी मोटरबोट होंगी। बाकायदा एक फौज हमें घेर रही थी। सोनिया ने परेशान होकर कहा, अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अल्लाह ताला की रजा देखने के लिए हमें जिद्दोजहद करना है। हथियार फेंककर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश नहीं करना। भागती रहो जब तक कि हमारी मोटर बोट नजर न आए। हमें साहिल नजर आ गया था, इसलिए अब भटकने का अंदेशा ना था। मुझे यकीन था कि हम इसी तरह भागते रहे तो अपनी मोटर बोट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन दुश्मनों की मोटर बोट हमसे ज्यादा तेज थी। वो हमसे पहले साहिल पर पहुंच गई जहां से हम भागते हुए गुजर रहे थे। तभी साहिल पर हमें 2 मोटर बोट नजर आईं। खुश्की पर पहुंचते ही मुसल्ला नौजवान छलांगे लगाते हुए रेतली जमीन पर आ गए। उनके हाथों में स्टेन गन्नें थीं। हमारे करीब ही एक दरख्त जड़ से उखड़कर जमीन पर गिरा हुआ था। हम फौरन ही उसके नीचे दुबक कर लेट गए। वो लोग साहिल पर अब चारों तरफ कितनी ही टॉर्च की रोशनियां फेंक रहे थे। दरख्त का तना गोलाई में तकरीबन 5 फुट का था जिसके अंदर हम आसानी से छुप गए। कई बार टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर से फिसलती हुई गुजर गई। दूर दूर तक टॉर्च की रोशनियां बिखरी पड़ी थीं। वो इधर उधर फैल जाने के बाद हमें तलाश करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। एक टॉर्च की रोशनी हमारी पनाहगाह की तरफ आ रही थी। चूंकि हम दरख्त के दूसरी तरफ उसके साए में दुबके हुए थे, लिहाजा मुखालिफ सिमत से आने वाली रोशनी में हम नजर नहीं आ सकते थे। मगर वो रोशनी बता रही थी कि कोई लम्हा ब लम्हा दरख्त के करीब आता जा रहा है। सोनिया परेशान होकर मुझे देखने लगी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मैं परेशान होकर उसे देखने लगा, क्योंकि वो अंधेरे में नहीं देख सकती थी। मैंने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर उसके शाने को थपथपाया। बड़ी खामोशी से उसे तसल्ली दी। हमने खुद को तकदीर के रहमो करम पर छोड़ दिया। वो टॉर्च वाला उछलकर दरख्त पर चढ़ गया। हमने अपनी सांसें रोक लीं। दरख्त के तने पर उसके बूटों की रगड़ महसूस हो रही थी। तने की गुलाई ने इस हद तक अहाता किया हुआ था कि टॉर्च की रोशनी उसके साए में नहीं पहुंच रही थी, और ना ही वो बिल्कुल करीब हमारे सरों पर पहुंचने के बावजूद हमें देख सकता था। हाँ, अगर वो वहां से कूद कर और फिर पलटकर टॉर्च की रोशनी फेंकता तो फिर हम साफ तौर पर नजर आ जाते। वो कुछ देर तक इसी तरह तने पर खड़ा हुआ अपने अतराफ रोशनी फेंक कर देखता रहा। फिर वहां से छलांग लगाकर हमसे 2 कदम के फासले पर पहुंचकर थोड़ी देर तक खड़ा रहा। हम दोनों दम साधे उसके जूतों को देखते रहे। शुक्र है कि उन जूतों का रुख हमारी तरफ नहीं हुआ। वो सीधा आगे बढ़ता चला गया। अब हम बहुत सी टॉर्च की रोशनियों को अपने सामने दूर दूर तक देख रहे थे, और वो सब हमसे और दूर होती जा रही थीं। थोड़ी देर बाद
जब खतरा टल जाने का यकीन हो गया तो हम दरख्त के तने के साए से निकल आए। मैंने अपने कपड़ों से गर्द झाड़ते हुए चारों तरफ का जायजा लिया। साहिल पर वो दोनों मोटर बोट नजर आ रही थी। मैंने कहा, पता नहीं हमें अपनी मोटर बोट के लिए और कितनी दूर जाना होगा, क्यों ना हम उनकी मोटर बोट लेकर फरार हो जाएं। सोनिया ने कहा, हमारे सामान का क्या होगा? क्या हम उसे यहाँ छोड़कर चले जाएंगे? फिलहाल तो हमें अपनी हिफाजत करना है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उस दरख्त को तलाश करें जिस पर हमने क्रॉस का निशान बनाया था। उसे ढूंढने तक हम दुश्मनों के हत्थे चढ़ जाएंगे। चलो आओ, अगर हम बच निकले तो जापानी पुलिस की मदद से यहाँ वापस आएंगे, क्योंकि उस ब्रीफ केस में जापानी हुकूमत के मुतालिक अहम दस्तावेजात हैं। वहाँ की पुलिस इस सिलसिले में हमारी मदद करेगी। मैं मोटर बोट की तरफ बढ़ता हुआ सोनिया को समझा रहा था कि हमें क्या करना है। मैं मोहतात नजरों से चारों तरफ देखता भी जा रहा था। मोटर बोट के करीब पहुंचते ही हॉल्ट की आवाज आई। हम एकदम से ठिठक गए। कोई कह रहा था, एक जरा सी हरकत ना करना, अगर मेरी किसी बात से इनकार करोगे तो तुम लोगों को पलटकर फायर करने का मौका भी ना मिलेगा। अगर अपनी मौत मंजूर है तो कोई चालाकी दिखाओ, वरना हथियार जमीन पर फेंक दो। हम साहिल पर खुली जगह पर खड़े हुए थे। दरख्तों के झुंड हमसे बहुत दूर थे। हम ख्वाह कितनी ही फुर्ती दिखाते छुपे हुए दुश्मन से नहीं बच सकते थे। मैंने सोनिया की तरफ बेबसी से देखा, फिर उससे आहिस्तगी से कहा, मजबूरी है, स्टेन गन फेंक दो। फिक्र न करो, माइक की तलाशी लेने के बाद जो पिस्तौल बरामद हुआ था वो मेरी जेब में मौजूद है। अगर कोई तलाशी लेने वाला करीब आएगा तो मैं उससे निमट लूंगा। हमने स्टेन गन्नों को रेत पर फेंक दिया। हमें पीछे से आवाज सुनाई दी, क्या तुम दोनों वही हो जिनकी तलाश में इतने मुसल्ला जवान आए हैं? हाँ, हम वही हैं। तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? हम सिर्फ दो हैं, हमारा कोई तीसरा साथी नहीं। क्या तुम मुझे अपना तीसरा साथी बनाओगे? अगर दोस्ती मंजूर है तो पलट कर देखो। हम दोनों आवाज की सिमत पलट गए। सोनिया दूर उसे तारीकी में नहीं देख सकती थी, लेकिन मैं उसे साफ तौर से देख रहा था। वो एक दरख्त के पास बिल्कुल निहत्था था और साथ ही तनहा भी। उसने अपने दोनों हाथ उठाकर आगे बढ़ते हुए कहा, मिस्टर, अंधेरे में तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। इसका मतलब यह है कि तुम मुझे एंटी डार्क लेंस के जरिए देख रहे हो। देख लो, मेरे पास कोई हथियार नहीं। अब तो तुम दोनों मुझ पर भरोसा कर सकोगे। तुम कौन हो? मैंने पूछा। मैं एक डॉक्टर हूं। आज दोपहर को ये लोग मुझे फार्मूसा से पकड़ कर ले आए। हेडक्वार्टर में शायद इनके एक आदमी को गोली लगी थी। मैंने एक कैदी डॉक्टर की हैसियत से उस जख्मी के बाजू से गोली निकाल दी। इसके बाद भी ये लोग मुझे आज़ाद नहीं करना चाहते। मैंने उसे सर से पांव तक देखा। वो दुबला पतला सा था, स्याह सूट पहन रखा था, आंखों पर बिनाई की ऐनक थी। मैंने उससे पूछा, क्या वो तुम्हें पास वाले जजीरे में ले गए थे? हाँ। जब मुझे यकीन हो गया कि ये मुझे कैदी बनाकर रखेंगे तो मैं भागने की फिक्र करने लगा। अभी तकरीबन 1 घंटा पहले मैं मौका पाकर भागता हुआ साहिल पर पहुंच गया। वो मुझे दुबला पतला बेजरर सा आदमी समझते थे, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि उसी वक्त खतरे का अलार्म बजने लगा। बाद में पता चला कि मेरी वजह से खतरे का अलार्म नहीं बज रहा, बल्कि जजीरे से खतरे की इतला पहुंची है। वो हमारे हालात के ऐन मुताबिक बातें कर रहा था। मैंने कहा, मैं समझ गया, हमारी वजह से तुम फंस गए। हाँ, हुआ तो यही है, लेकिन मैं तुम दोनों को इल्ज़ाम नहीं दे सकता। ये सब कुछ मेरी कम फहमी की वजह से हुआ। उनकी मोटर बोट में जो आलात हैं और जो मुख्तलिफ किस्म के बटन हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह समझ ना सका। समझने के दौरान ही उनके मुसल्ला जवान वहां पहुंच गए। उन्होंने मुझे पकड़कर मेरी पिटाई की। उनके पास इतना वक्त नहीं था कि मुझे वापस अपनी बस्ती ले जाते, इसलिए कैदी बनाकर अपने साथ ही यहाँ ले आए। उन्होंने मुझे यहाँ छोड़कर आगे बढ़ते हुए कहा कि मैं उनकी वापसी तक तनहा रहूं। उन्हें इस बात का यकीन है कि मैं उनकी किसी भी मोटर बोट को ड्राइव नहीं कर सकता। मैंने एहतियातन आगे बढ़कर उसकी तलाशी ली। उसके पास कोई हथियार न था। मैंने कहा, तुम अच्छी तरह इत्मीनान कर लो। इसके बाद अगर उस मोटर बोट के मैकेनिज्म को समझ सकते हो तो फिर देर ना करो, यहाँ से जल्द निकल चलो। मैं साहिल तक तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। अब हमें यकीन हो चुका था कि वो भी हमारी तरह यहाँ से भागने की फिक्र में है। हम उसके साथ तेजी से चलते हुए मोटर बोट के पास आए। हमने अपनी स्टेन गन उठा ली। मोटर बोट के पास पहुंचकर मैं उसके आलात और मैकेनिज्म को समझने लगा। हर बटन के साथ निशानात या अल्फाज दर्ज थे। एक सुरख बटन समझ में नहीं आया। मैंने डॉक्टर से पूछा, ये बटन किस लिए है? डॉक्टर ने जवाब दिया, हेडक्वार्टर से यहाँ आते वक्त मैंने सुरख बटन को खास तौर से देखा। ये बटन उस वक्त दबाया जाता है जब अपनी सीट को आरामदेह बनाना होता है। मैं और सोनिया अगली सीट पर आकर बैठ गए। डॉक्टर पिछली सीट पर बैठ गया। हमारे बैठते ही डॉक्टर ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा, पहले इजी होकर बैठ जाओ। ये कहते ही उसने सुरख बटन को दबा दिया। मैं और सोनिया सीट के साथ टेक लगाए बैठे थे। अचानक हमें अपनी पीठ में चुभन का एहसास हुआ। वो एक पल की बात थी। इसके बाद जैसे सारे एहसासात गुम हो गए। मैंने चाहा कि हाथ उठाकर डॉक्टर को पीछे की तरफ धकेल दूं, लेकिन मैं हाथ नहीं उठा सका। मेरा तमाम बदन सुन्न हो गया था। हाथ हिलाना तो दूर की बात है,
पलकें तक नहीं झपक सकता था। शायद सोनिया की भी यही हालत होगी। ऐसी अजीब सी मजबूरी थी कि मैं गर्दन घुमाकर उसे देख भी नहीं सकता था। तुम जिंदा हो मगर हाथ पांव हिलाकर अपनी जिंदगी का सबूत नहीं दे सकते। रात के सन्नाटे को देखते रहो। तुम एक जगह साकित बैठे बहुत कुछ सोच सकते हो मगर किसी सोच पर अमल नहीं कर सकते, इसलिए कि जिस्मानी तौर पर तुम मर चुके हो। वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह हरकत करूं। इंसान यूं मुंजमद भी होता है। ये इस वक्त तजुर्बा हो रहा था। वो दुबला पतला डॉक्टर शैतान हमारे सामने विंड स्क्रीन के उस पार आकर बतीसी निकालने लगा। ये कितनी उंगलियां हैं। वो मेरे सामने अपनी उंगलियां नचाने लगा। उसकी इस हरकत से मुझे गुस्सा आना चाहिए, लेकिन मेरा जहन बिल्कुल पुरसुकून था। बस इतना था कि कान सुन रहे थे, आंख देख रही थी और दिमाग सोच रहा था, मगर अपनी सोच का कोई गहरा तासुर नहीं छोड़ रहा था। फिर वो डॉक्टर शैतान मेरे सामने से हट गया। वो मेरे बाएं तरफ उधर गया जिधर सोनिया बैठी हुई थी। वहां जाकर वो क्या कर रहा था मैं सर घुमाकर नहीं देख सका। थोड़ी देर बाद सामने उसका चेहरा नजर आया। उसने मेरे गाल को थपथपाते हुए कहा, चलो बेटे, तुम्हारी मैडम पिछली सीट पर पहुंच गई है, तुम भी वहीं बैठ जाओ। ये कहकर उसने एक बटन को दबाया। मेरी सीट की पुश्त पीछे की तरफ ढलक गई। मैं भी उसी तरफ उलट गया। वो मेरी बगलों में हाथ डालकर पिछली सीट पर बिठाने लगा। मैं उसके लिए बहुत वजनी था। वो बहुत मुश्किल से मुझे खींच रहा था। उसके हाँपने और गालियां देने की आवाज़ मेरे कानों में पहुंच रही थी। आखिरकार उसने मुझे पिछली सीट पर किसी न किसी तरह बिठा ही दिया। इस तरह बिठाया कि मैं बाएं करवट बेहिस पड़ा सोनिया को देखता रहा। सोनिया का रुख भी मेरी तरफ था। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे को पहचान रहे थे, मगर शनासाई का इजहार नहीं कर सकते थे। मुझे डॉक्टर शैतान का कहकहा सुनाई दिया। वो कह रहा था, दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए हथियार जरूरी नहीं होते, सिर्फ अकल की ज़रूरत होती है। मेरे तमाम मातिहत स्टेन गन, मशीन गन और न जाने कैसी कैसी गन्ने लिए फिरते हैं, और अभी वो तमाम बेवकूफ़ तुम दोनों को तलाश कर रहे होंगे। अच्छा है, उन्हें कोशिश करने दो। जब वो नाकाम होकर हेडक्वार्टर वापस आएंगे तो ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि मैंने तन्हा तुम दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं अपने मातहतों के साथ ऐसी ही दिलचस्प तफरीह क्या करता हूँ, और इस तरह उन्हें एहसास कमतरी में मुब्तला भी कर देता हूँ कि वो मुसल्लह होकर भी मेरे सामने चूहों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। उसकी आवाज़ इंजन के शोर में दब गई। वो मोटर बोट को स्टार्ट करने के बाद समुंदर में ले जा रहा था। दूसरा जजीरा जहां हेडक्वार्टर था वो ज़्यादा फासले पर नहीं था। वो जल्द ही उस जजीरे के साहिल पर पहुंच गया। कोस्ट गार्ड्स हाथों में राइफलें लिए खड़े थे। उन्होंने डॉक्टर शैतान को देखते ही फौजी अंदाज में सलूट किया। डॉक्टर ने इंजन बंद करने के बाद कहा, इन दोनों को कन्फेसिंग हॉल में पहुंचा दो। ये अपने पैरों पर नहीं चल सकेंगे, इनके लिए स्ट्रेचर ले आओ। ये कहकर वो चला गया। उसके हुक्म के मुताबिक 2 स्ट्रेचर आ गए। कोस्ट गार्ड्स मुकामी लोग थे। मेरी जिसामत के मुकाबले में चूहे लगते। 6 आदमियों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से मुझे उठाया और स्ट्रेचर पर लाकर पटक दिया। सोनिया के साथ भी यही सलूक किया गया, मगर पटकने से क्या होता है, हम तकलीफ के एहसासात से आरी थे। वो हमें उठाकर ले जाने लगे। पता नहीं वो हमें कहाँ ले जा रहे थे। हमें रास्ते और मंजिल का पता नहीं था, क्योंकि चारों शाने चित लेटने के बाद सिर्फ आसमान के सितारे नजर आ रहे थे। पता नहीं कितनी देर हम दूसरों के कांधों पर सफ़र करते रहे। फिर हमें एक बड़े से हॉल में पहुंचा दिया गया। हॉल की तेज़ रोशनी से मेरी आंखें चुंधियाने लगीं। आई लेंस की वजह से मुझे तकलीफ हो रही थी। जब स्ट्रेचर ज़मीन पर रख दिया गया तो मुझे डॉक्टर शैतान की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने एक आदमी से कह रहा था, रोशनी में सुल्लू की आंखें दुख रही हैं, इसकी आंखों से आई लेंस निकाल दो, मगर ज़रा एहतियात से। उसका हुक्म सुनकर कोई मेरे करीब आया तो मैंने आंखें खोल दी। वो कोई अंग्रेज़ था और बहुत तजुर्बाकार था। उसने बड़ी महारत से आई लेंस को मेरी आंखों से निकाल लिया। इतनी महारत के बावजूद मेरी आंखों से पानी बहने लगा। इसके बाद हमें सहारा देकर बिठा दिया गया। मेरे दोनों हाथ घुटनों से नीचे ले जाकर रस्सी से बांध दिए गए, फिर दोनों पांव बांध दिए गए। फिर इसी रस्सी को मेरे जिस्म के तरफ लपेटकर मुझे अच्छी तरह जकड़ दिया गया। जब मैं बिल्कुल बेबस हो गया तो वही अंग्रेज़ एक सिरिंज लेकर आया। फिर उसकी सुई मेरे बाजू में इंजेक्ट कर दी गई। चंद ही लम्हों के बाद मुझे महसूस होने लगा कि मेरे जिस्म में जान आ रही है। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो सोनिया को भी इसी तरह बांध दिया गया था और उसे भी इंजेक्शन लगाया गया। मैंने उसे पलकें झपकते देखा। मिस्टर एंड मिसेज, डॉक्टर शैतान ने हमें मुखातिब किया। वो इजी चेयर पर बैठा सिगार का कश ले रहा था। उसने हमें मुखातिब करते हुए कहा, मिस्टर एंड मिसेज, मैं तुम दोनों को किस नाम से मुखातिब करूं? मैं और सोनिया एक दूसरे को देखने लगे। उसने कहा, मैं अपने सवाल के जवाब में ताखीर पसंद नहीं करता। एक बात जहन नशीन कर लो कि सच बोलकर दोस्त बन सकते हो, झूठों को मैं जहन्नुम में पहुंचा देता हूं। चलो अब मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने जवाब दिया, मेरा नाम फरहाद है और ये मेरी वाइफ सोनिया है। तुम दोनों कहाँ से आए हो?
हम जजीरा कवाई से आए हैं। हम कहाँ से आए और यहाँ तक कैसे पहुँचे, फिर वहाँ से किस तरह फरार हुए, ये एक लंबी थका देने वाली दास्तान है। मैं थकने वाला इंसान नहीं हूँ, डॉक्टर शैतान ने कहा। अपनी हिस्ट्री सुनाओ, मैं तुम्हारे सच और झूठ को परखना चाहता हूँ। मैं उसे उस वक्त से अपनी दास्तान सुनाने लगा जब मैंने नया जन्म लिया था, यानी माजी को भूलकर एक नई जिंदगी का आगाज किया। मैंने अब तक के तमाम वाक़यात सुना दिए, सिर्फ थोड़े झूठ का इजाफा किया कि उसी जजीरा कवाई में सोनिया से मेरी शादी हो गई। उस ब्रीफ केस का जिक्र नहीं किया जिसमें ब्लैकमेलिंग का मवाद रखा गया था। मेरी बातें सुनने के बाद उसने कहा, तुम बहुत गहरे आदमी हो। अपनी असलियत को छुपाने के लिए अपनी याददाश्त गुम होने का खूबसूरत बहाना किया है, मगर मैं भी अहमक नहीं हूं। ये किसी सूरत में तस्लीम नहीं कर सकता कि तुम अपना माजी भूल चुके हो। मैंने कहा, मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता, बस इतना ही कह सकता हूं कि तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। उसने सिगार का एक कश लिया, फिर धुआं छोड़ने के बाद बोला, मैं बफर्ज़े मुहाल यकीन कर लूं तो ये बात समझ में आती है कि इतनी ज़बरदस्त तंजीम का सरबराह तुमसे बेहद खाइफ था। तुम्हें बेकार बनाने के लिए उसने जहनी झटके पहुंचाए। तुम उस तंजीम के लिए किस हैसियत से खतरनाक थे? वो सोनिया की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। सोनिया ने कहा, मैं जजीरा कवाई में पैदा हुई और वहीं जवान हुई। वहाँ के लोग सुपर मास्टर के हुक्म के पाबंद हैं। उसके हुक्म से मेरे बाप ने फरहाद से मेरी शादी कर दी। शादी से पहले फरहाद मेरे लिए अजनबी था। शादी के बाद मुझे पता चला कि अपना माजी भूल चुका है। उसने गुर्रा कर कहा, तुम दोनों सीधी तरह नहीं उगलोगे, तुम्हें अपना माजी याद दिलाना होगा। उसने अपने आदमी को हाथ का इशारा करते हुए कहा, इन्हें उल्टा लटका दो। मैंने सर उठाकर छत की तरफ देखा। 2 मुकामी बाशिंदे पटसन का मजबूत बोरिया ले आए, फिर एक बोरे में मुझे और दूसरे में सोनिया को उठाकर उन्हें टांगने लगे। ऐसे मजबूर तो हम कभी नहीं हुए थे, मगर आज़ादी के लिए कोई रास्ता ना था। रस्सियों की बंदिश में हम जरा भी हरकत नहीं कर सकते थे। उस पर सितम यह कि पटसन के खुरदरे बोरों में हमें चुन दिया गया। सिर्फ आंखों के सामने उस बोरे में सुराख थे जो सांस लेने के लिए बना दिए गए थे। इसके बावजूद तंग तहखाने में बड़ी घुटन महसूस हो रही थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं फिजा में ऊपर उठ रहा हूँ। मैंने आंखों के सुराख से बाहर देखा, सिर्फ सामने एक दरवाज़ा नजर आ रहा था। दरवाज़ा नीचे की तरफ जा रहा था, यानी मैं ऊपर छत की तरफ जा रहा था। मैं छत और फर्श के दरमियान ठहर कर लटकने लगा। शायद सोनिया के साथ भी यही कुछ हो रहा था। अब मुझे दरवाजे का दरमियानी हिस्सा और आसपास की थोड़ी सी दीवारें नजर आ रही थीं। डॉक्टर शैतान ने वहां पहुंचकर मेरे बोरे की जानिब देखते हुए कहा, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बड़ी सहूलत से अजियतें पहुंचाता हूं। तुम दोनों इसी तरह उकड़ों बैठे बैठे मुर्दों की तरह अकड़ जाओगे, मगर मेरे सामने बोलने के लिए जिंदा रहोगे। ये कहने के बाद वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। उसके पीछे मुसल्ला नौजवान भी कैरोसिन लैंप उठाकर बाहर गए और दरवाजे को बंद कर दिया। हॉल में अचानक ही घुप अंधेरा छा गया। उस वक्त के एहसासात मैं बयान नहीं कर सकता। अंधा बना देने वाली गहरी तारीकी तो अक्सर देखने में आती है और हम इसे कब्र की तारीकी से तशबीह देती हैं, मगर मुझे तो उस वक्त सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे जिंदा कब्र में उतार दिया गया हूं और इस कब्र को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। कब्र की उस तारीकी में सोनिया की लरजती हुई कमजोर सी आवाज सुनाई दी। सोनिया, मैंने उसे पुकारा। जाने फरहाद, तुम कहाँ हो? मैं क्या बताऊं फरहाद, बड़ी घुटन हो रही है। खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूं, मगर दिल बुरी तरह घबरा रहा है। हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। बाज़ औक़ात ऐसी मुसीबतें नाजिल होती हैं जिनके मुतल्लिक इंसान कभी नहीं सोच सकता। अब ये सोचकर गुस्सा भी आता है, हैरानी भी होती है कि उस दुबले पतले डॉक्टर ने कितनी आसानी से हमें ज़ेर कर लिया। मेरा सर चकरा रहा है। मैं ज़्यादा देर इस हालत में नहीं रह सकूंगी। यूं तो मेरा भी सर चकरा रहा था। ऐसी गर्मी लग रही थी कि पसीने में शराबूर हो गया। ऐसी हालत में मैं अंदाज़ा लगा सकता था कि सोनिया का क्या हाल होगा। मैंने उसे तसल्ली दी, सोनिया ज़रा हिम्मत से काम लो। इस बार वो कमरे में आएंगे तो मैं कोई चाल चलूंगा। मैंने महज उसे तसल्ली दी थी। सोनिया ने कहा, वो लोग मेरे हनी पंजे निकाल कर ले गए हैं, वरना मैं अपने नाखूनों से रस्सी और थैले को काटने की कोशिश करती। कोई बात नहीं मेरी जान, जब वो दुबला पतला शैतान निहत्ता होकर हमें ज़ेर कर सकता है तो हमारे पास भी अकल है। इस वक्त यही बात मेरी समझ में आ रही है कि मैं अपने माजी के मुतल्लिक डॉक्टर को सच सच बता दूं। बल्कि तुम बता दो, क्योंकि मुझे तो कुछ याद नहीं। तुम जिस हद तक जानती हो उस हद तक सच कह दोगी तो हो सकता है कि हमें इस मुसीबत से निजात मिल जाए। वाकई ऐसी अजियत पहुंचाई जा रही है कि जिसकी तकलीफ हम बयान नहीं कर सकते। मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत महंगे तजुर्बे से गुजर रही हूँ। आज पता चला कि ऐसे मुकाम पर हौसले किस तरह पस्त हो जाते हैं। अब मैं इनसे सच कह दूंगी। हम बहुत देर तक बातें करते रहे।
और एक दूसरे की मौजूदगी को समझकर अपने अंदर हौसला पैदा करते रहे। मेरे अंदाजे के मुताबिक दिन निकल चुका था, मगर हॉल में उसी तरह रात की सी तारीकी छाई हुई थी। पता नहीं कितना वक्त गुजरने के बाद दरवाज़ा खुल गया। डॉक्टर शैतान अपने 4 आदमियों के साथ आया। उसने मेरे थैले की तरफ देखते हुए पूछा, जिंदा हो या मर गए? मैंने कहा, अभी तो तुमसे अच्छी तरह मोहब्बत करना है, इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। शाबाश, जिंदा दिल हो। मैं बोल्ड मैन की रिपोर्ट सुनकर यहाँ आया हूँ। उसका बयान है कि सोनिया एंटी डार्क लेंस के बगैर अंधेरे में सही फायरिंग करती है। बोल्ड मैन का बयान जरा अहमकाना है। वो कहते हैं कि तुम्हारी औरत ने उसका रुमाल हाथ में लेते ही अंधेरे में देखना शुरू कर दिया। मैं ऐसी अहमकाना बातों पर यकीन नहीं करता, मगर सबूत मौजूद है कि उसने अंधेरे में सच्ची फायरिंग की और बोल्ड मैन जैसे नाकाबिले शिकस्त इंसान को बेकार बना दिया। मुझे सोनिया की कमजोर सी लरजती हुई आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, सारी बातें सच सच कह दूंगी। फॉर गॉड सेक, पहले मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ। वेरी गुड। मेरा तजुर्बा है कि औरत इतनी सी अजियतें उठाने के बाद सच बोलना सीख जाती है। मैं तुम्हारा बयान सुनने के लिए सिर्फ तुम्हें आज़ाद करता हूँ। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुमने सच कहा है तो फिर तुम्हारे मर्द को भी आज़ाद कर दिया जाएगा। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि सोनिया के थैले को नीचे उतार दिया जाए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर शैतान की आवाज़ आई, इसे चित लटाकर हाथ पांव सीधे कर दो। चंद लम्हों बाद मुझे सोनिया के कराहने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने सोनिया को आवाज़ दी, सोनिया, अगर तुम आज़ाद हो चुकी हो तो मेरी निगाहों के सामने आ जाओ। मुझे यूं लगता है जैसे मैंने बरसों से तुम्हें नहीं देखा। थोड़ी देर बाद जब वो अपने पाँव पर खड़ी होने और चलने फिरने के काबिल हो गई तो फिर मेरे सामने दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने तंग कैद खाने के सुराखों से देखा। वो मेरे थैले की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर शैतान ने कहा, तुम दोनों पक्के आशिक मालूम होते हो, मगर मैं इश्किया ड्रामे देखने के मूड में नहीं। सोनिया, तो मेरे साथ चलकर तन्हाई में बयान करो। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। सोनिया ने हाथ उठाकर कहा, ठहरो डॉक्टर, अगर तुम चाहते हो कि मेरे बयान में एक लफ्ज़ भी झूठ ना हो तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो। अगर तुम्हारी किसी ख्वाहिश से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा तो पूरी कर दी जाएगी। मैं फरहाद को इस मुसीबत में तो देख सकती हूँ, मगर अंधेरे में नहीं देख सकती। मेरी इतनी सी ख्वाहिश है कि इसके लिए यहाँ एक मोमबत्ती रोशन कर दो। मेरे जहन को एक झटका सा लगा। कैसी ज़हीन और मौका शनास औरत मेरे हिस्से में आई थी। जो बात मैं भूल जाता था वो उसे याद रहती। आजमाइशी मरहलों में हमेशा हाजिर दिमागी से काम लेती। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी जो दिलेर, बेबाक होने के साथ साथ ज़हीन भी हो। डॉक्टर ने कहा, अच्छी बात है, यहाँ एक कैरोसिन लैंप रख दिया जाएगा। सोनिया ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अपने मर्द के मिजाज के मुताबिक ख्वाहिश कर रही हूँ। फरहाद को मोमबत्ती की हल्की रोशनी पसंद है। डॉक्टर शैतान ने बेजार होकर कहा, अच्छा, यहाँ मोमबत्ती रोशन कर दी जाएगी, तुम चलो यहाँ से। नहीं डॉक्टर, तुम मेरे सच बोलने की कीमत यहाँ मेरे सामने चुका दो। जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ ठीक इसी जगह एक ऊंचे स्टैंड पर मैं अपने हाथों से यहाँ मोमबत्ती रोशन करके जाऊंगी। डॉक्टर हमारी हकीकत मालूम करने के लिए बेचैन था, लिहाजा सोनिया की ख्वाहिश का एहतराम किया गया। एक ऊंचा सा लकड़ी का स्टैंड लाकर रख दिया गया। सोनिया ने एक किंग साइज मोमबत्ती अपने हाथों से जलाई, वहां रखी। फिर वहां देखकर कहा, मैं डॉक्टर से सच बोलने जा रही हूँ। तुम भी इस शमा की लौ को देखकर अपनी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करो। उसने कैसी मायने खेज बात कही थी। इतनी अजियतों के बाद मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो डॉक्टर और उसके आदमियों के साथ बाहर चली गई। दरवाज़ा भी बाहर से बंद कर दिया गया। अब इस कैद खाने में मैं था और वह शमा थी। उस वक्त एक शेर याद आ गया। रुखे रोशन के आगे शमा रखकर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखो या इधर परवाना आता है। दिल वाले परवाने तो रुखे रोशन की तरफ ही जाते हैं और मैं दिमाग वाला परवाना था। मेरा दिमाग माजी में शमा की लौ की तरफ भटकता रहा था। भटकना मैंने गलत कहा, क्योंकि मेरी निगाहें शमा की लौ पर मरकूज हो गई थीं। और जब दिलो दिमाग और आंखें एक मरकज़ पर ठहर जाएं तो उसे भटकना नहीं कहते। कोई दानिस्ता शमा को देखता है, ना जाने क्या बात है कि मैं बेख्तियार देखता चला गया। मेरी निगाहें आप ही आप उस नन्ही सी लौ से या अपने पुराने रिश्ते से लिपट गई थीं। पहले चंद लम्हों तक मैं बिल्कुल ही खाली ज़हन हो गया। सिर्फ इतना महसूस किया कि दिल और दिमाग एक नामालूम शनासाई की तरफ खिंचा जा रहा है। फिर इस शमा की लौ से ना जाने कैसे कैसे रंग बिखरने लगे। हर रंग का अपना एक मिजाज था और मैं इस तरह बिखर कर माजी के बिखरे हुए मिजाज को नहीं समझ सकता था। मेरे अंदर एक हिजान सा पैदा होता था, मगर मेरा दिमाग जो एक मरकज़ पर ठहर जाने का आदी था, उसकी वजह से वो हिजान ख़त्म हो जाता। आ मेरे माजी, आ वापस आ जा। मेरे बिछड़े हुए रिश्तों, तुम कहाँ हो? अगर मैं मोमिन हूँ तो मेरा ईमान मेरे दिल दिमाग से कहाँ निकल गया? अगर मेरे ईमान में ज़रा भी सदाकत है तो उस सदाकत के साथ लौटा। मेरे माजी, अब आ भी जा। मैं सोचते सोचते ठहर गया।
मेरा दिमाग एकदम से चुप हो गया। फिर दूसरे लम्हे महसूस होने लगा कि मेरे चारों तरफ आंधियां सी चल रही हैं, तूफानी हवाएं साएं साएं करके गुजर रही हैं। इस तारीकी में और तेज हवाओं में एक नन्ही सी लौ रोशन है और हवाओं के तूफानी शोर में दूर से कोई सदा सुनाई दे रही है। वो कैसी सदा है? कोई मुअज्जन है, दिल में उतरने वाली एक आवाज़ के साथ अल्लाह की तकबीर बयान कर रहा है। ये आवाज़ हर मुसलमान सुनता है, लेकिन वो तकबीर इसलिए याद नहीं रहती कि जब पहली बार अल्लाह अकबर की आवाज़ कान में आती है तो वो बिल्कुल नौज़ायदा होता है। लेकिन हर नौज़ायदा मुसलमानों के कानों में से जो ईमान का सीहर फूंका जाता है तो वो कहीं उसके अंदर मौजूद रहता है। जिस्म के अंदर ना हो तो रूह के अंदर होता है। अगर ऐसा ना होता तो आज से 30 बरस पहले जब मैं नौज़ायदा था और जो अजान मेरे कानों में टपकाई गई थी वो कतरा कतरा मेरे पास वापस ना आती, और वो वापस आ रही थी। वक्त उल्टे कदमों वापस आ रहा था। ईमान अपनी सलामती की तरफ लौट रहा था। माजी के दरीचे खुल रहे थे। मैं कौन हूँ? मैं हूँ। मैं फरहाद अली तैमूर वापस आ रहा हूँ। ऐ शमा, तेरी उम्र तबई है एक रात, हंसकर गुजार या इसे रोकर गुजार दे। हमारी जिंदगी भी शमा की तरह जलते जलते एक दिन बुझ जाती है। बाज़-औक़ात ये चुटकी भर जिंदगी खुद को तलाश करते करते गुजर जाती है, और मैं तलाश के मरहले से गुजर रहा था। मेरे सामने वो शमा रोशन थी और उसकी नन्ही सी रोशनी मेरी जिंदगी के एक तारीख हिस्से को मुनव्वर कर रही थी। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन के दरीचे खोलकर कुछ चेहरे झांक रहे थे जिन्हें मैं पहचान रहा था। कभी चचा जान की सूरत झलकती, कभी वो जालिम चच्ची नजर आती थी जिसे मैंने सोच के जरिया जहर का प्याला पीने पर मजबूर किया। फिर फूफी जान का ममता से पुरनूर चेहरा दिखाई दिया। वो अपनी बाहें फैलाकर मुझे अपनी आगोश में बुला रही थी। मेरी निगाहों के सामने वो तमाम मंजर गुजर रहे थे जो कभी फूफी जान और कभी जरीना के साथ पेश आए। इस तसलसल से मैं उस दौर में पहुंच गया जब मैं शमा बीनी की मशकें कर रहा था और अपनी सोच को एक मरकज पर लाकर रखने का आदी हो गया था। फिर शुमाल की तरफ से चलने वाली मकनातीसी हवाएं मेरी सोच को अपनी दोष पर लेकर उड़ने लगी, मुझे इंसानी दिमागों के अंधेरे तक पहुंचाने लगी। जिंदगी में सबसे पहले मैंने जिसके जहन में झांक कर देखा था वो जरीना थी। इस उड़ान ने मुझे बताया कि किसी की सोच तक और किसी के दिमाग तक किस तरह पहुंचा जाता है। जरा ठहर ठहर कर मेरे लिए राहें हमवार होती जा रही थीं। बहुत सा वक्त गुजर चुका था। वो किंग साइज की मोमबत्ती अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। मैंने आजमाइशी तौर पर सोनिया के जहन में झांक कर देखा। उसकी सोच ने बताया कि वो एक कुर्सी पर बैठी हुई है। जहां वो बैठी है वो एक छोटा सा कमरा है, आसपास कोई नहीं है और वो खामोश बैठी है और उसका दिमाग सोच रहा है। इतनी देर हो चुकी है, पता नहीं फरहाद को शमा बीनी के मरहले में कामयाबी होगी या नहीं। अब तो मोमबत्ती भी खत्म हो चुकी होगी। मैं सोनिया की सोच के लहजे को अच्छी तरह समझता था। इसके बावजूद मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ कि क्या मैं वाकई सोनिया की सोच पढ़ रहा हूँ या ये सब कुछ मेरे जहन की इख्तरा है कि मैं अपने तौर पर अपनी दिमागी आंखों से उसे एक कमरे में बैठा देख रहा हूँ। इस हकीकत को समझने के लिए मैंने सोनिया के जहन में झांक कर कहा, उफ, मैं कितनी देर से बैठी हुई हूँ। मुझे कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आराम से बैठना चाहिए। उसके जहन में ये सोच आते ही वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आराम करने लगी। मैं बेख्तियार मुस्कुराने लगा। इतनी ज़बरदस्त कामयाबी के बाद मारे खुशी के कामयाबी का यकीन नहीं हो रहा था। मैं अभी अपनी सलाहियतों को कुछ और आजमाने के बाद सोनिया को ये खुशखबरी सुनाना चाहता था। लिहाजा उस वक्त मैंने एक चोर की तरह उसके जहन में झांक कर देखा और उसकी सोच में कहा, खामोश रहने से बेहतर है कि मैं अपने और डॉक्टर शैतान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू का तज्जिया करती रहूं। मुझे शुरू से सोचना चाहिए कि जब मैं फरहाद के सामने एक मोमबत्ती रोशन करके डॉक्टर शैतान के साथ यहाँ आई तो मैंने बात अधूरी छोड़ दी ताकि इसके बाद वो बेख्तियार सोचती चली जाए। फिर ऐसा ही हुआ। उसने अधूरी बात के तसलसल से पूछा। उसने सोचा तो डॉक्टर शैतान यहाँ तन्हाई में बैठकर मुझसे कहने लगा कि मैं वक्त ज़ाया किए बगैर सच्चाई से सब कुछ बता दूं। उसने पहला सवाल किया, तुमने एंटी डार्क लेंस के बगैर अंधेरे में कैसे देख लिया? अब चूंकि मुझे कोई बात नहीं छुपानी थी इसलिए मैंने जवाब दिया, मुझ में जानवरों की तरह सूंघने की हिस्स है। यह हिस्स इतनी तेज है कि एक बार किसी इंसान की बू सूंघने के बाद उससे मीलों दूर जाकर भी शनाख्त कर सकती हूँ कि वो किस सिमत में है। नाकाबिल यकीन बात कह रही हो। क्या झूठ बोलकर फिर धोखा देना चाहती हो? डॉक्टर, तुम्हें मेरी बात का यकीन करना चाहिए। बोल्डमैन ने तुम्हें बताया है कि उसने अपना रुमाल एक जगह रख दिया था। अब आप खुद सोचिए कि उस रुमाल को उठाने के बाद मैंने अंधेरे में किस तरह उसका सही निशाना लिया।
मेरे लिए बिल्कुल आसान सी बात थी। आदमी जो लिबास पहनता है और अपना पसीना पोंछने के लिए जो रुमाल इस्तेमाल करता है, इन तमाम चीज़ों में उसके बदन की बू रच बस जाती है। मैं अंधेरे में देख नहीं रही थी बल्कि बू सूंघ रही थी। तारीकी में उसकी बू जिस तरफ जाती, मैं उसी तरफ रुख करके उसे चैलेंज करती और उसे बता देती कि इस वक्त वो कहाँ है। पहले मैंने उसे समझाया कि वो अपना हथियार फेंक दे। जब उसने मेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया तब मजबूरन मुझे फायर करना पड़ा। डॉक्टर शैतान हैरत से मुंह खोले मेरा मुंह तक रहा था। उसने पूछा, तुम अमली तौर पर अभी इसका सबूत दे सकती हो? मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, सांझ को क्या आंच, बोलो किस तरह सबूत चाहिए? वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम मेरी बू सूंघ कर आ सकती हो तो उस जगह चली आना जहां मैं छुपने जा रहा हूँ। ठीक 5 मिनट के बाद ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैं उसकी बू सूंघती रही। फिर इसके बाद बू दूर होती चली गई, फिर करीब आने लगी, करीब और ज्यादा। इतने करीब महसूस होने लगी कि 5 मिनट के बाद मैंने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, डॉक्टर बाहर आ जाओ। क्या बच्चों की तरह आंख मचोली खेल रहे हो? बाथरूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर हैरत से मुंह फाड़े मेरे सामने चला आया। वो थोड़ी देर तक कुछ ना बोल सका। शायद खुद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलना चाहता है। बाथरूम का दरवाजा खुलने के बाद मैंने पहली बार देखा था कि बाथरूम की पिछली तरफ भी एक दरवाजा है। मैंने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, तुम इस तरह बौखलाकर मुझे क्यों देख रहे हो? उसने मेरे शाने पर हाथ रखकर कहा, तुम बहुत ग्रेट हो। उस एशियाई बाशिंदे के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। क्या नाम है उसका? हाँ, फरहाद। वो फरहाद तुम्हें क्या देगा? तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हारे कदमों में दौलत के ढेर लगा दूंगा। तुम्हें मुझसे कभी धोखा नहीं होगा। मैंने अपने शाने पर से उसका हाथ हटाया, फिर कहका लगाती हुई उससे जरा दूर जाकर बोली, धोखा? मुझे धोखा देने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ। डॉक्टर, ये बात अभी तक तुम्हारी खोपड़ी में नहीं आई कि मैं धोखे की बू भी सूंघ लेती हूँ। तुम मुझसे क्या छुपाओगे? कहो तो मैं अभी चरस की बू सूंघती हुई तुम्हारे खुफिया जखीरे तक पहुंच जाऊं। डॉक्टर का चेहरा एकदम से जर्द पड़ गया। नाजायज दौलत कमाने वालों की सबसे बड़ी कमजोरी वो खुफिया जगह होती है जहां वो जखीना अंदोजी करते हैं और पुलिस वालों को उसकी हवा तक नहीं लगने देते। मगर वो हवा बड़ी आसानी से मुझ तक पहुंच जाती थी। अब वो डॉक्टर शैतान हवा के दोष पर चलने वाली बू को तो नहीं रोक सकता था। वो मेरी नाक को यूं देखने लगा जैसे मेरी नाक काटकर फेंक देना चाहता हो। उसने बड़े सख्त लहजे में कहा, तुम तो बहुत ही खतरनाक औरत हो। डॉक्टर, जब तुम मुझे धोखा नहीं देना चाहते तो फिर इस बात से क्यों डरते हो कि मैं तुम्हारे किसी भी राज की बू तक पहुंच जाऊंगी? उसने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, मैंने कभी किसी को इस हद तक राजदार बनाने के मुताल्लिक नहीं सोचा। अब तुम्हारे मुताल्लिक बहुत संजीदगी से सोचना होगा। अब तुम इसी कमरे में कैद रहोगी। मैं किसी फैसले पर पहुंचने के बाद ही यहां आऊंगा। ये कहकर वो चला गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक 3 घंटे गुजर चुके थे। अब मैं यहाँ कब तक उसका इंतजार करती रहूंगी? फरहाद के सामने मोमबत्ती बुझ गई होगी। मुझसे बड़ी भूल हुई। मुझे वहां एक फाजिल मोमबत्ती का इंतजाम करके आना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अब कुछ कर गुजरना होगा। अब वो बड़ी तेजी से सोच रही थी कि वो क्या कर सकती है। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? इन्होंने मेरे आहनी पंजे निकाल कर रख दिए हैं। यहाँ तमाम लोग मुसल्लह हैं। मैं निहत्ता कुछ नहीं कर सकती। मेरी इस सोच ने उसे ठंडा कर दिया। अब खुद उसका जहन सोच रहा था, अगर मैं जिद में आकर कुछ कर बैठूंगी तो फरहाद को नुकसान पहुंचेगा। वो एक जगह बंधा हुआ है। हाँ, अगर वो किसी तरह आज़ाद हो जाए तो फिर हम अपने बचाव के लिए कुछ कर सकेंगे। बेचारी मेरे लिए बहुत परेशान थी। मैं उसकी जहानत को आजमाना चाहता था कि ऐसी मजबूरी की हालत में वो क्या कर सकती है। मैंने उसकी सोच में सवाल किया तो वो थोड़ी देर सोचती रही। मैं फरहाद को लड़ाई झगड़े के जरिए आज़ाद नहीं करा सकती। क्यों ना मैं डॉक्टर शैतान से दरख्वास्त करूं कि वो फरहाद के पास एक मोमबत्ती और पहुंचा दे। बस अब तो यही एक रास्ता नजर आता है। ना जाने क्यों मेरा दिल यकीन से कहता है कि फरहाद शमा बीने के जरिया अपनी भूली हुई सलाहियतों को पहचान लेगा। वो अब तक इसी फिक्र में थी कि मुझे अपनी सलाहियतों तक पहुंचने के लिए मजीद मोमबत्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। अचानक मुझे शरारत सूझी। मैंने उसे छेड़ने के लिए उसके जहन में कहका लगाया, सोनिया सोनिया। सोनिया ने घबराकर दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया। ये मेरे दिमाग में कैसे कहके गूंज रही हैं। ये कौन पुकार रहा है? फरहाद, क्या तुम हो? मैंने बदस्तूर कहका लगाते हुए कहा, मैं हूं मास्टर यूशे। वो घबराकर इनकार में सर हिलाती हुई बोली, ये झूठ है। मास्टर यूशे मर चुका है। इस दुनिया में सभी मरते हैं मगर इंसान की सोच नहीं मरती। इंसान की सोचें कायनात के बेकरां सन्नाटे में भटकती रहती हैं। मैं मास्टर यूशे जो सोच का शहंशाह था, मरकर भी ना मर सका। पहले मैं गोश्त का मजमुआ था, अब सोचों का मजमुआ हूं और भटकता हुआ इस जगह पहुंच गया हूं।
जहां तुमने फरहाद के लिए मोमबत्ती रोशन की है। वो शमा बीनी के जरिए अपने माजी को याद करना चाहता था, लेकिन मैं उसकी राह में हायल हो गया। सोनिया हैरान और परेशान आंखें फाड़े खला में घूर रही थी। उसने लरजती हुई आवाज में पूछा, क्या तुमने फरहाद को नुकसान पहुंचाया है? मैंने फिर कहका लगाकर जवाब दिया, नहीं, अभी तो मैं सिर्फ उस थैले के 2 सुराखों के पास आकर खड़ा हो गया था ताकि वो मोमबत्ती को ना देख सके। वो गुस्से से चीख कर बोली, शैतान के बच्चे, तुम इस दुनिया में फिर कैसे चले आए? मुझे यकीन नहीं आता। जब फरहाद से मुलाकात होगी तो यकीन हो जाएगा। इंसान इस दुनिया में जो बोता है वो मरने के बाद काटता है। मैं टेलीपैथी का मास्टर सारी जिंदगी मोमबत्ती जलाकर उसकी रोशनी पीता रहा। अब ऐसी आदत पड़ गई है कि मोमबत्ती खाकर पेट भरता हूं। इसीलिए जो मोमबत्ती तुमने फरहाद के सामने रोशन की थी उसे मैंने खा लिया। वो गुस्से में मुट्ठियां भींचकर कहने लगी, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। मरने के बाद मेरा मुंह नहीं रहा, सिर्फ सोच रह गई है। तुम किसे नोचोगी? वो बेबसी से कुर्सी पर पहलू बदलने लगी। उसकी सोच कह रही थी, मैंने फरहाद के लिए मोमबत्ती फ्राहम करके कैसी जहानत का सबूत दिया था। मुझे यकीन था कि उसे टेलीपैथी की सलाहियतें वापस मिल जाती, मगर इस शैतान ने मेरे मंसूबे को खाक में मिला दिया। फिर भी जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अब इस शैतान की सोच फिर दुनिया में वापस आ गई है। मैंने उसके दिमाग में दस्तक देते हुए कहा, सोनिया डार्लिंग, ये ना भूलो कि मैं तुम्हारी सोच पढ़ रहा हूं। तुम मुझे बार बार शैतान कह रही हो, ये बुरी बात है। मरने वालों को गाली नहीं देना चाहिए। वैसे मरने के बाद मैं रहमदिल बन गया हूं। मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूं। खूब सोच समझ कर बताओ कि तुम क्या चाहती हो। वो ताज्जुब से सोचने लगी कि शैतान किस तरह मेहरबान हो रहा है। उसने बेयकीनी से पूछा, क्या वाकई तुम मेरी 3 ख्वाहिशें पूरी करोगे? आजमा कर देख लो। अच्छा, तो मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि फरहाद रस्सियों से बंधा हुआ छत से लटक रहा है, तुम उसकी रस्सियां खोल दो। सोनिया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि खूब सोच समझकर अपनी ख्वाहिश बयान करो। अब मरने के बाद मेरे हाथ पांव नहीं रहे। चूंकि मेरे हाथ नहीं है इसलिए मैं रस्सियां नहीं खोल सकता, लिहाजा तुम्हारी पहली ख्वाहिश जाया हो चुकी है। वो गुस्से से चीख कर बोली, शैतान के बच्चे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं मर चुका हूं, इसलिए ये तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकेगी। अब एक आखिरी मौका है, खूब सोच समझकर अपनी ख्वाहिश बयान करो। सोनिया इस बार गहरी संजीदगी से सोचने लगी। फिर उसने खूब सोच समझकर कहा, मास्टर यूशे, तुम अपनी ख्याल ख्वानी के जरिया मुझे और फरहाद को इस कैद से निजात दिला दो। हाँ, ये माकूल ख्वाहिश है। अब तुम अपनी जगह से उठकर उस शख्स को बुलाओ जिसने तुम्हें कैद किया है। मैं तुम्हारे जरिया उसके ज़हन में झांक कर उससे निमट लूंगा। सोनिया ने इत्मीनान की एक गहरी सांस ली। फिर वहां से उठकर दरवाजे के पास आई और दरवाजे को दोनों हाथों से जोर जोर से पीटने लगी। दरवाजे की दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या बात है, क्यों शोर मचा रही हो? सोनिया ने कहा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे बॉस से मिलना चाहती हूँ। बॉस तुम्हारे बुलावे पर नहीं आएगा, वो अपनी मर्जी का मालिक है, तुम शोर ना मचाओ। सोनिया फिर शोर मचाना चाहती थी। मैंने उससे कहा, बस मेरी जान, मैंने दरवाजे के पीछे उस आदमी की आवाज को सुन लिया है। अब मैं उसके लहजे और उसकी सोच के जरिया उसके बाप तक भी पहुंच जाऊंगा। सोनिया खुश होकर अपनी जगह वापस आ गई। अब मैंने उस शख्स के जहन में झांक कर देखा जो बंद दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ था। उसके कंधे पर राइफल रखी हुई थी। राइफल की नाल ऊपर की तरफ थी और उसका भारी कुंदा नीचे की तरफ। मैंने उसकी सोच में कहा, मैं इतनी भारी राइफल ख्वामखा उठाए खड़ा हूं, लानत है इस बोझ पर। मुझे इसे जमीन पर पटक देना चाहिए। ये लो, मैंने पटक दिया। मैंने ये बात उसकी सोच में इतने झटके से कही थी कि वो उसके अपने दिमाग का हुक्म बन गया। हर इंसान का जिस्म उसके दिमाग के ताबे फरमान होता है। उसने यक बारगी राइफल को एक झटके से नीचे पटका तो उसके भारी कुंदे से उसका पांव कुचल गया। माय गॉड! उसने तकलीफ से बिलबिलाकर अपने जख्मी पांव को उठाकर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और दूसरी एक टांग पर इधर से उधर उछलने लगा। जरा देर बाद कुछ तकलीफ कम हुई तो वो गुस्से से जमीन पर पड़ी हुई राइफल को देखने लगा। उसका दिमाग सोच रहा था, ये मुझे अभी क्या हो गया था। मैंने उसकी मनफी सोच में कहा, मैं पागल हो गया था, बल्कि अब भी मेरी खोपड़ी घूम रही है, बल्कि वो सामने वाली दीवार घूमकर इधर से उधर जा रही है। मेरा दिमाग एक आशिक की तरह उछल रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। हो हा, हो हा। मैं हो हा की ताल पर उसके दिमाग में मुसलसल चीखता चला गया। उसकी हालत काबिले दीद थी। वो जुनूनी अंदाज में सर को इधर से उधर झटक रहा था और कॉरिडोर की 2 तरफा दीवारों से कभी यहां कभी वहां टकरा रहा था। अब वो पूरी तरह मेरी सोच के शिकंजे में आ गया। मैंने कहा, अब मैं राइफल उठाकर दरवाजे पर मार दूंगा, जोर से और जोर से। मैं मार मार कर दरवाजा तोड़ दूंगा। धड़ाधड़ का शोर बुलंद हो रहा था। दरवाजा टूटने पर ही आ गया। उसी वक्त चारों तरफ से भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें मैं उस शख्स के जहन के जरिए सुन रहा था
फिर किसी के ललकारने की आवाज़ सुनाई दी। वो मुकामी जुबान में कुछ कह रहा था। मैं कुछ ना समझ सका, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि जो शख्स मेरी सोच का ताबेदार बनकर जुनूनी हरकतों में मसरूफ है वो अंग्रेजी के अलावा मुकामी जुबान भी जानता है। मैंने पहले की तरह अंग्रेजी जुबान में उसकी सोच के जरिए कहा, मुझे ये मुकामी जुबान नहीं समझनी चाहिए। कुछ समझने की बजाय मैं फायर कर रहा हूँ। इसके साथ ही उसने राइफल सीधी की और एक फायर कर दिया। कॉरिडोर के दोनों तरफ से आने वाले मुसल्ला जवान उछलकर तेजी से भागे ताकि अपने एक पागल साथी की फायरिंग से बच सकें। मेरी सोच के मुताबिक वो फिर राइफल के कुंदे से दरवाजे को तोड़ने लगा। 2-4 ज़रबों के बाद ही दरवाज़ा टूट गया। बाद में मैंने उसकी सोच में कहा, अब मैं ये राइफल फेंक कर अपने बॉस के सामने हाजिर हो रहा हूँ। उसने राइफल फेंक दी, फिर तेजी से भागता हुआ अपने बॉस की तरफ जाने लगा। सोनिया कमरे में खड़ी हुई थी, टूटे हुए दरवाजे को देखकर सोच रही थी, ये क्या हो रहा है? क्या वो मुर्दा मास्टर यूशे ये हंगामे कर रहा है? मैंने उसकी सोच में कहा, हाँ मेरी जान, मैं जो कुछ अरसे के लिए मुर्दा हो गया था अब जिंदों के दरमियान हंगामे करने आ गया हूँ। तुम इत्मीनान से अपनी जगह बैठी रहो, अब इनका बॉस तुम्हारे पास खुद ही आ जाएगा। वो इत्मीनान से बैठ गई। मैं इस लड़की की जितनी कदर करूं उतनी कम है, क्योंकि वो हर लम्हे मेरे लिए ही सोचती थी, उस वक्त भी सोच रही थी। जल्द ही वो डॉक्टर शैतान सोनिया के कमरे में पहुंच गया। उसके पीछे कितने ही मुसल्ला जवान थे। 2 आदमियों ने उस शख्स को पकड़ रखा था जो अभी दरवाज़ा तोड़कर और फायर करके अपने पागलपन का मुजाहरा कर रहा था। डॉक्टर ने आते ही सोनिया से पूछा, ये क्या हो रहा था? सोनिया ने शदीद हैरानी का इजहार किया, मैं खुद हैरान हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कमरे के अंदर कैद थी, बाहर ना जाने ये शख्स क्या कर रहा था। मुझे सिर्फ दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जब दरवाज़ा टूट गया तो ये राइफल फेंक कर ना जाने कहाँ चला गया। डॉक्टर उस शख्स को घूर कर देखने लगा। उस शख्स ने कहा, बॉस मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये लड़की यहाँ अंदर थी, इसने मुझे आपके खिलाफ नहीं भड़काया है। मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या हो गया था। सोनिया ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, डॉक्टर मेरी समझ में ये बात आती है कि ये शख्स बहुत ज़्यादा नशा करता होगा, शायद इस वक्त भी नशा कर रहा होगा, इसीलिए इसका दिमाग उलट गया था। नॉनसेंस, डॉक्टर ने कहा, यहाँ कितने ही लोग नशा करते हैं मगर आज तक किसी ने पागलपन का मुजाहरा नहीं किया। डॉक्टर ये कहकर खामोश हुआ तो मैंने उसकी सोच में कहा, हो सकता है कि इस बार जो चरस की खीप आई है उसमें किसी ऐसी चीज़ की आमेजिश हो जो दिमाग पर असरअंदाज होती है। जब खालिश दूध और घी में मिलावट होती है तो चरस में भी ज़रूर मिलावट होती होगी। मैंने ऐसे दलाइल से उसकी सोच में ये बात कही कि वो इस पर संजीदगी से गौर करने लगा। फिर उसने अपने एक अंग्रेज़ मातिहत से कहा, इस बार जो खीप आई है उसकी थोड़ी सी मिकदार मुझे दिखाओ। उसकी मातिहत ने जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला। उसमें से एक सिगरेट निकालकर डॉक्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैंने मौजूदा खीप से थोड़ी सी चरस निकालकर यह सिगरेट तैयार की है। डॉक्टर ने वो सिगरेट लेकर अपने होंठों में दबाया, फिर उसे सुलगाकर कुर्सी पर बैठ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कश लगाने लगा। 2-4 कश के बाद मैंने उसके दिमाग में झांक कर कहा, तक दिन आ दिन, तक दिन आ दिन। पहले तो वो बौखलाया, फिर एकदम से उछलकर खड़ा हो गया। जैसे ही वो खड़ा हुआ मैंने उसके जहन में चीख कर कहा, अबाउट टर्न। जैसे ही वो अबाउट टर्न हुआ यानी वो दूसरी तरफ घूमा, मैंने उसकी सोच में फौरन ही हुक्म दिया, कुर्सी तुम्हारे पीछे है, बैठ जाओ। मगर कुर्सी तो उसके आगे थी, और जो दिमाग का हुक्म होता है वो जिस्म को अमल करने से पहले एक लम्हे के लिए भी ठिठकने की इजाज़त नहीं देता। वो अपने दिमाग के हुक्म पर बैठा और धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। तमाम मातियत आगे बढ़कर उसे उठाने लगे। वो उल्लू की तरह दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा था और सोच रहा था, ये अभी मुझे क्या हो गया था। मैंने उसकी मनफी सोच में कहा, अभी तक धिनाधिन हुआ था, ये तक धिनाधिन क्या होता है, मुझे एक और कश लगाकर देखना चाहिए। उसने घबराकर बुलंद आवाज से चीखते हुए कहा, अब मैं इस सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वो सिगरेट फर्श पर पड़ा हुआ था। उसने अपने अंग्रेज मातिहत को देखते हुए पूछा, क्या तुमने अपने पैकेट में से कोई सिगरेट पिया था? नहीं, मैं आखिरी सिगरेट तैयार कर ही रहा था कि यह हंगामा सुनकर इधर चलाया। डॉक्टर ने फर्श पर पड़े हुए सिगरेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो तुम इस सिगरेट के कश लगाकर दिखाओ। मैं मालूम करना चाहता हूं कि इस बार हम किस तरह गलत माल उठा कर ले आए हैं। उसकी मातिहत ने पैकेट से दूसरा सिगरेट निकालते हुए कहा, इस सिगरेट को आप आजमा चुके हैं, मैं ये दूसरा सिगरेट आजमा कर देखना चाहता हूं। डॉक्टर ने उसे इजाजत दे दी। वह सिगरेट सुलगाकर आहिस्ता आहिस्ता कश लगाने लगा। कमरे में गहरी खामोशी तारी हो गई। यूं लगता था जैसे सभी दम साधे अब तीसरे शख्स के पागल होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैंने दानिस्ता उस तीसरे शख्स को छूट दे दी, मगर उसके दिमाग में झांकता रहा। वो अंदर ही अंदर घबरा रहा था कि पता नहीं कब उस पर पागलपन का दौरा पड़ने वाला है। बाज़ औक़ात इंसान के दिल में दहशत बैठ जाए तो वह 1000 ज़ब्त के बावजूद
आने वाले खतरे के ख्याल से कांपने लगता है। सिगरेट के कश लगाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने अपने खौफ को छुपाने के लिए जबरन बतीसी निकालकर ही किया। उसे बेवजह दांत निकालकर ही करते देखकर सब पीछे हट गए। मैंने उसे पागल नहीं बनाया, मगर हालात ऐसे थे कि उसके साथी उसे पागल समझने लगे। डॉक्टर ने मायूसी से सर हिलाकर कहा, तुम्हारे इस सिगरेट में जो चरस है वो ज्यादा मोहलिक नहीं है। तुम पर बहुत हल्का सा दौरा पड़ा है। कम ऑन, तीसरा सिगरेट सुलगाओ। वो दूसरे सिगरेट से तीसरा सिगरेट सुलगाने लगा। इस बार गहरी खामोशी छा गई। सब लोग उसका मुंह तक रहे थे। सिगरेट सुलगाकर एक कश लेने के बाद दूसरे जलते हुए सिगरेट को अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए था। मैंने उसके दिमाग में झांक कर कहा, मैं इस सिगरेट को ख्वामखा पकड़े हुए हूं, ये मैं अपने सामने फेंक रहा हूं। सामने डॉक्टर फर्श पर से उठ रहा था। वो जलता हुआ सिगरेट उसके मुंह पर आकर लगा तो वो बौखलाकर फर्श पर गिर पड़ा। फिर गुस्से से चीख कर बोला, ये क्या बदतमीजी है, यू ब्लडी फूल। तक दिन आ दिन, सिगरेट का कश लगाने वाले ने कहा। मैं उसके दिमाग में कह रहा था। फिर मैंने उसे हुक्म देकर कहा, यह सामने डॉक्टर का चेहरा नहीं, एस्ट्रे है, इसमें सिगरेट झटकनी चाहिए। उसने आगे बढ़कर डॉक्टर के चेहरे पर राख झटक दी। उसी वक्त दूसरे मातहतों ने उसे पकड़ लिया, उसे धकेलते हुए दूर ले गए। फिर उसके हाथ से सिगरेट छीनकर फेंक दिया। इस बार डॉक्टर को गुस्सा नहीं आया। उसने फर्श से उठते हुए कहा, हमें माल पहुंचाने वालों ने हमारे साथ धोखा किया है। इस बार जो खीप आई है उसे सबसे अलग रखा जाए। अब जब वो माल लेकर आए तो हम उन्हें यहाँ लाकर कैद कर देंगे और उन्हें यह इस्तेमाल करने पर मजबूर करेंगे। उनकी यही सजा है कि उनका माल उन्हें दिया जाए। ये कहकर उसने सोनिया को गहरी नजरों से देखा। डॉक्टर सोच रहा था, भू सूंघने वाली औरत भी अजीब है, क्यों ना एक सिगरेट पिलाकर इसका दिमाग उलट दिया जाए। मैंने उसकी सोच में सवाल किया, इस औरत को पागल बनाने से क्या फायदा हासिल होगा। उसकी अपनी सोच ने हैरानी से कहा, अरे मैं इस औरत की हमायत में क्यों सोच रहा हूं। मुझे तो चाहिए कि इसे पहली फुर्सत में गोली मार दूं। अगर ये बाहर जाएगी तो यहां तक पुलिस की सही रहनुमाई कर देगी। फिर मैं चरस एक जगह से निकालकर दूसरी जगह छुपाऊंगा तो ये उधर भी पहुंच जाएगी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे ज़हनी अजियतें पहुंचाऊंगा। मैंने मस्बत सोच में उसे समझाया, नशा सोनिया का दिमाग तो उलट सकता है मगर इसे ज़हनी अजियतें नहीं पहुंचा सकता। इस औरत के तड़पने का तमाशा उस वक्त नजर आएगा जब इसके सामने इसके महबूब या शौहर को ये चरस इस्तेमाल कराई जाए। जब वो पागल बनेगा तो ये ज़हनी अजियतों में मुब्तला हो जाएगी। डॉक्टर शैतान ताईद में सर हिलाकर सोचने लगा, वाकई ये उम्दा तदबीर है। मैं एक को पागल बनाऊंगा तो दूसरे को सजा मिलती रहेगी। ये फैसला करते ही उसने अपने मातहतों को हुक्म दिया, जाओ इसके आदमी को थैले से निकाल कर ले आओ। उसके मातहत उसके हुक्म की तामील के लिए वहां से चले गए। वो इस तरफ आने वाले थे। अब मैं अपनी जिस्मानी हालत पर तवज्जो देने लगा। अकड़ कर बैठे रहने के बायस मेरा तमाम जिस्म सुन्न हो गया था। थोड़ी देर बाद हाथ पांव सीधे हो गए। उस वक्त मुझे कितनी तकलीफ होगी मैं उस तकलीफ का अंदाज़ा कर सकता था। मैं अपने दिमाग के जरिए खुद अपने जिस्म को ताबे फरमान बनाने लगा और सोचने लगा, मैं सिर्फ एक दिमाग हूँ। मेरा जो जिस्म है वो जीता भी है। अपनी रग रग में मुसरत इंबसात की लहरों को महसूस करता हूँ। नाकाबिले बर्दाश्त दर्द की टीसें भी सहता हूँ। रंजो मुसरत व शादमानी हर जज्बे का ताल्लुक दिमाग से है। दिमाग महसूस करता है तो उसका असर जिस्म पर होता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ अपने दिमाग तक महदूद होकर जिस्मानी तकलीफ से आज़ाद होने के लिए सोच रहा था। आज़ादी का आसान रास्ता ये है कि अब मुझे नींद आ जाए। मैं बड़ी आहिस्तगी से अपनी आंखें बंद करके कहने लगा, अब मैं सो रहा हूँ, गहरी नींद सो रहा हूँ। नींद के दौरान मुझ पर क्या गुजरेगी उससे मैं बेखबर रहूँगा। जब मेरे हाथ पांव सो जाएंगे, जिस्म के अंदर खून की गर्दिश एतताल पर आ जाएगी, फिर मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं इब्तदा से इस बात का आदी था। सोने से पहले अपने दिमाग को हदायत करता था कि एक मखसूस वक्त तक मेरी नींद में किसी किस्म की मदाखलत ना हो और मैं फुलां वक्त बेदार हो जाऊं। फिर ऐसा ही होता। मेरे सोने के दौरान ख्वाह जल्जला ही क्यों ना आ जाता, मैं उस वक्त तक बेदार ना होता जब तक के दिमाग खतरे की घंटी ना बजाता। उस वक्त भी यही हुआ। जरा सी देर के बाद मुझे गहरी नींद आ गई। मैं नहीं जानता कि डॉक्टर शैतान के मातहत कब आए, कैसे उन्होंने छत से उतारकर मुझे थैले से निकाला और कितनी देर तक मेरे हाथ पांव की मालिश करते हुए मुझे सीधा करते रहे। जब मेरे हाथ पांव सीधे हो गए और वो मुझे स्ट्रेचर पर डालकर ले जाने लगे तो मेरे दिमाग ने मेरी हदायत के मुताबिक मुझे बेदार कर दिया।